जी भैया। ओके। आगे बढ़ाते हैं हम लोग फिर, है ना। हो गई है, 5 मिनट का वेटिंग होता है अपना। तो मानव के जीवन जीने के लिए हमने देखा कि समाज के साथ संबंध एक अनिवार्य भाग है एडल्टहुड में, वयस्क जीवन होने के साथ। तो इस संबंध को भी समझना आवश्यक बन जाता है और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए समझना आवश्यक है। अभी भी देखेंगे तो शिक्षा में, जैसे कल मैंने रखा था कि सिविक्स और ये सारी चीजों की चर्चा होती है, परंतु कम से कम उस समय हम लोगों को बहुत स्पष्ट नहीं हो पाता है कि हमारा समाज के साथ संबंध किस रूप का है। तो उस क्रम में हमने शिक्षा व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी कल देखी। इसमें दोनों पक्ष देखा। एक तो, या तीन पक्ष हमने देखे। एक तो इसी शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा तंत्र से हम आप सभी लोग शिक्षित होकर बाहर निकले हैं, तो इसका कोई ना कोई अवशेष, सोचने की विधि पद्धति हमारे में रहता ही है। जैसे एग्जाम की मेंटालिटी, ये बहुत लंबे समय तक जाता नहीं। एग्जाम में टारगेट ओरिएंटेड प्रैक्टिस जैसा रहता है, साल भर मेहनत करो और उसके अंत में फलन मिलेगा। उसी फॉर्मूला को फिर हम लोग बाकी भी जगह अपने जीवन के या अध्ययन के जगह पर हम उसको मैंने नियोजित करने को प्रयत्न करते हैं, जहां पर वो लागू नहीं होता है। तो वो एक प्रकार से सोचने की मानसिकता हमारे में डेवलप कर देता है। एक तो ये हमने देखा। उसके साथ भय, प्रलोभन, है ना, स्पर्धा, ये जाने अनजाने में हमारे में आ ही जाता है। और ये मैं देखता हूँ कि जब हम दर्शन या किसी भी दर्शन के अध्ययन में उतरते हैं तो वहां पर भी ये दिखना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि स्पर्धा शिक्षा के कारण ही हो रहा है। भ्रमित होने के कारण मानव में स्पर्धा की चीज दिखी जाती है, बच्चों में भी दिखता है, परंतु वहां पर उसका बढ़ावा दिया जाता है, तो वो एक जीवन शैली के रूप में हम उसको स्वीकार लेते हैं। वो गलती हो जाता है। तो एक तो ये पक्ष हमने देखा कि हम स्वयं उसके कितने अधीन हुए हैं, उसके क्या प्रभाव हमारे ऊपर है। एक दूसरा, हमारे जो संतान है, जिससे गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव होगा, उसको समझना। तीसरा, कि एक मानव होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है ये सोचने के लिए कि ये व्यवस्था को कैसे होना चाहिए। तो उसको भी हम सोचते हैं कि उसका मूल स्वरूप क्या होगा। हालांकि उस पर हमने बहुत कम समय दिया, आगे दर्शन के अध्ययन में वो चीजें आएंगी। परंतु उस दृष्टि से, उस रोशनी में जब हम अभी के शिक्षा को मूल्यांकित या समीक्षा करने जाते हैं, तो उसमें सही गलत के पहचान के लिए हमको कुछ मापदंड मिले। तो ये हमने कल देखा। आज स्वास्थ्य संयम की बात है, मतलब मेडिसिनल सिस्टम, मेडिकल सिस्टम। तो इसमें लिखा है स्वास्थ्य और संयम दो भाग है। तो एक तो मुख्य मुद्दा दर्शन ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वस्थ रहने की जिम्मेदारी उसकी खुद की है, ये स्टेट की नहीं है ना, राज्य व्यवस्था का जिम्मेदारी नहीं है कि मैं और आप स्वस्थ रहें। हमारी शिक्षा में हमको अपने स्वास्थ्य के बारे में, हमारे मन के बारे में, दो चीजों के बारे में लगभग नहीं के बराबर बताया जाता है। फिजिक्स और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी बताया जाता है शरीर का, परंतु हम उसको एक डिसइंटरेस्टेड थर्ड पार्टी के रूप में पढ़ते हैं, अपने से जोड़ के देखने वाली बात नहीं बनती है। जो एक तरफ ये है ना, इंडिविजुअल स्टेट। ये जो मेडिकल सिस्टम है आज के दिन, उसको यदि देखेंगे तो भारत में जो प्रचलन में है उसमें एलोपैथिक अप्रोच टू मेडिसिन एक है, और उसके साथ व्यापार तंत्र जुड़ा हुआ है। बिकॉज इट टेक्स मनी, मशीन बनाने में पैसा लगता है, डॉक्टर को अपना घर चलाने के लिए भी पैसा लगता है, हॉस्पिटल बनाने में खर्चे होते हैं। तो इन सारे खर्चों को फिर आप कहाँ से लाएंगे, वो फिर समाज से ही आएगा। उससे जो खर्च है, जो कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये फिर बढ़ जाता है। आज के दिन एक बड़ा मुद्दा हो गया। कोई यदि बीमार पड़ गया
तो 2-4-5 लाख रुपए ऐसे ही चले जाते हैं, या 50-60-70 हज़ार रुपए ऐसे ही चले जाता है। तो ये एक पैसा बनाने का एक वो बन गया, जगह बन गया। अभी हम दर्शन के दृष्टि से यदि स्वास्थ्य संयम योजना को यदि देखेंगे, याद रखिए कि ये योजना है, दिस इज अ प्रोग्राम फॉर सोसाइटी। तो इसको हम कैसे देखेंगे इस दृष्टिकोण से? तो सर्वप्रथम तो मानव को जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में अध्ययन करना पड़ेगा। इसका मतलब शरीर में जो होता है उससे जीवन प्रभावित होता है, और जीवन में जो मानसिकता होती है या स्वयं में जो मानसिकता होती है उससे शरीर प्रभावित होता है। सर्वप्रथम भाग तो इसको पहचानना आवश्यक है ना। आज के दिन इसको साइकोसोमैटिक डिजीजेस भी बोलते हैं, बट इट इज नॉट अ वेरी वेल स्टडीड और शायद पॉपुलर है ना, या वेल मैंने फाउंड वो नहीं है अभी भी। तो एक तो ये वाला पक्ष, शरीर और जीवन का पकड़। दूसरा, शरीर को समझना है ना। किसी को म्यूट करना था, एक सेकंड। हाँ, ठीक है। दूसरा, शरीर का ज्ञान। तो यदि देखें तो आधुनिक मेडिसिनल साइंस के पास शरीर का ज्ञान तो बढ़िया है, परंतु दर्शन उसको एक स्टेप पीछे से भी देखने का प्रयत्न करता है। वो ये कह रहा है कि शरीर जो है ये प्राण अवस्था की इकाई है। दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट है ना, क्योंकि अभी तक हम मनुष्यों का एनिमल के रूप में ही समझते हैं, और बहुत सारा मनुष्य के शरीर के लिए जो भी टेस्टिंग है वो पशुओं के शरीर में पहले किया जाता है, बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव, मतलब है ना। मनुष्य के शरीर पे कैसे करें टेस्टिंग? तो इसीलिए लैब रैट भी एक शब्द है ना, मतलब लेबोरेटरी का चूहा, आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तो छोटे रैट्स होते हैं, वेरी कॉमन रैट्स के एनाटॉमी और जो भी वहाँ रिस्पॉन्स सिस्टम है वो सबसे करीबी पाया गया। दर्शन ये कह रहा है ये प्राणावस्था की इकाई है, नंबर एक। दूसरा, शरीर के बारे में दर्शन ये कह रहा है कि ये पहले से एक व्यवस्था है। तो देखने का जो दृष्टि है ये परिवर्तित हो रहा है कि ये पहले से एक वेल फंक्शनिंग सिस्टम है, और इसमें जब खराबी होती है उसके कुछ कारण होते हैं। तो ये इन कारणों को पहचान कर जो खोया हुआ संतुलन है उसको ऑर्गन के लेवल पर हम कैसे ला पाए, ये अप्रोच बनेगा। इन दोनों चीजों को देखेंगे तो, और जो लोग यदि कोई आयुर्वेद का विशेषज्ञ है तो और अच्छे से बता पाएंगे, मुझे बहुत ही ऊपरी ऊपरी सूचना है इसकी। और आयुर्वेद में मन की भी चर्चा है, और शरीर को एक फंक्शनिंग सिस्टम के रूप में देखते हैं, वेल फंक्शनिंग सिस्टम के रूप में। और उसमें जो असंतुलन है उन असंतुलन के कारणों को पहचाना है अपने हिसाब से उन्होंने। somebody has to mute, एक मिनट, म्यूट हो गया। और अप्रोच ये है कि उस ऑर्गन के फंक्शनिंग को मैं कैसे वापस वहां पर लाऊं। जैसे मान लीजिए कि अभी डायबिटीज एक बीमारी है, तो मुझे डायबिटीज हो गया है ना, तो शुगर और इंसुलिन के बीच में, या ग्लूकोज और इंसुलिन के बीच में जो भी संतुलन है, बैलेंस है, और वो सेल मेम्ब्रेन में जैसा जाना चाहिए वैसे नहीं जा रहा है। तो कैसे लाया जाए? हाउ डू यू गेट either the pancreas to produce insulin or the cell to be able to absorb insulin, या उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को ही खत्म कर दें, इसको आप कैसे लाएं? या मेरा हार्ट ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा तो उसको स्ट्रेंथ वापस कैसे दिया जाए? या मेरे आंखों की रोशनी कम होती जाए गई तो मैं क्या उसमें डालूं जिससे वापस उसका पहले जैसे फंक्शनिंग आ जाए? ये सोच है ना, अप्रोच। फिर इसको करने के लिए पूरा उसमें भी शरीर की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी का अध्ययन करना ही पड़ेगा आपको। फिर जब असंतुलन होता है, कौन से कारण से असंतुलन हुआ उसका एक अलग तर्क होगा ऑर्गन के लेवल पर, रिमेंबर। एंड उसको पूरा करने के लिए प्राणावस्था की मेडिसिन बेस्ड ट्रीटमेंट क्या होगा उसके लिए, और उसकी डायग्नोसिस कैसे होगी। ये मोटा मोटी किसी भी मेडिकल सिस्टम में ये है। मतलब मेडिसिन, जिसको मटीरिया मेडिका कहते हैं, शरीर की अपनी फंक्शनिंग, उसका डिसऑर्डर का स्टडी, उसका डायग्नोसिस, फिर उसका ट्रीटमेंट। फिर इसमें आता है जो चिकित्सक है उसका मानसिकता, वो फिर किस भाव से कर रहा है, ये फिर जीवन की बात आ गई।
और जो व्यक्ति बीमार पड़ा है वो जीवन के कौन से सोच विचार के कारण उसके शरीर में प्रभाव दिख रहा है, या शरीर में क्या होने से उसके मानसिकता में प्रभाव दिख रहा है, बोथ वेज, है ना। जैसे ब्रेन में कुछ असंतुलन होने से एक आदमी को अजीबोगरीब सपने, अजीबोगरीब आइडेंटिटी की प्रॉब्लम या मेमोरी लॉस हो सकती है। एक आदमी के मनस्थिति में बदलाव होने से उसका डाइजेशन खराब हो सकता है, उसका हार्ट बाधित हो सकता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ये नोन फैक्ट। दोनों चीजों को स्टडी करना। तो इसमें यदि देखेंगे तो फिर बचता क्या है, तो डायग्नोसिस में एक तो कौन डायग्नोस करेगा, मानव हाथ लगा के करेगा कि मशीन करेगा, कि हम लक्षणों पर, सिम्टम्स के आधार पर हम इंफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे, जो हर डॉक्टर को करना ही पड़ता है। एक मॉडर्न मेडिसिन के स्ट्रेंथ को यदि देखेंगे, एक तो मशीन बेस्ड डायग्नोसिस है ना, जिसमें जैसे एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गए, अल्ट्रासाउंड हो गया, कई प्रकार के टेस्ट आ गए, स्टेन टेस्ट आ गए। इसके थ्रू शरीर का दृश्य दिखता है डॉक्टर को, जो अदरवाइज दिखता है। आयुर्वेद की दृष्टि से देखेंगे तो एक ज्ञानी आदमी को वैसे भी सारा दिखता है, यहाँ पहुंचेगा, बट हर डॉक्टर फिर ज्ञानी कैसा हो, ये भी एक चीज है। सो यू लेट द मशीन डू द सीइंग। दूसरा है कि शरीर में किन्हीं केमिकल्स के अनुपात को पहचाना गया है, फिर पैथोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा ये टेस्ट करते हैं कि वो उस रेंज में है या नहीं है। जैसे थायराइड का टेस्ट हो गया, या लिवर के लिए एक एसजीपीटी टेस्ट होता है, उसको कर लेते हैं, या रीनल फंक्शन टेस्ट होता है, किडनी को स्टडी करने के लिए क्रिएटिनिन को स्टडी करेंगे, यूरिया को स्टडी करेंगे, सोडियम पोटेशियम को स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो ये सब बढ़िया ढंग से विकसित कर लिया मानव ने। इसके साथ इमरजेंसी मेडिसिन, किसी को यदि हार्ट अटैक आ गया, जैसे हमारे पिताजी को हार्ट का दौर हो गया था, तो वो एडमिट हो गए, तो उनको एक इंजेक्शन दी गई, उसका नाम मुझे अभी भी याद है, डोबुटामाइन या डोबुटामाइन। उससे वो बच गए, है ना। वो तुरंत जाके कुछ किया और वो बच गए। हार्ट फेलियर ही हो गया था उनका 1 वर्ष पहले, तो उससे वो बाहर निकल कर आए। मुझे लगता है वो डोबुटामाइन उनको नहीं लगता, तो वो फिर जैसे अभी आयुर्वेद में अर्जुन वगैरह देते हैं, उस स्थिति में वो इतना फास्ट काम कर ही नहीं सकता है, उतना एक्यूरेटली काम कर नहीं सकता, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में जो मेडिकल बेस है ये मॉलिक्यूलर बेस्ड है। सो द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड पाथवे इज वेरी एक्यूरेट एंड द एक्शन इज वेरी फास्ट। एक्यूरेसी एंड स्पीड, ये दोनों मॉडर्न मेडिसिन के औषधि में बहुत दिखता है। तो यदि मेडिकल सिस्टम को सोचेंगे तो उसमें बढ़िया सर्जरी भी होनी चाहिए। जैसे आज के सर्जिकल टेक्निक्स बहुत बढ़िया एडवांस हो गए। किसी का हड्डी टूट गया, जो बच्चे जुड़वे मतलब सर जॉइंट हुआ आता है ना, कैटरेक्ट का सर्जरी, रेटिनल सर्जरी, आंखों का सर्जरी, कान का सर्जरी, बहुत अच्छा एडवांस हो गया है। तो फिर इस होलिस्टिक दृष्टि से समझ में आता है कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन की प्रैक्टिस की आवश्यकता है, यहाँ पर शरीर में कोई बीमारी जिस भी कारण से, कभी जेनेटिक कॉज, कभी है ना अकस्मात कोई दुर्घटना, या ओल्ड एज, या एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो भी हो, मानसिक तनाव के कारण जो होता है, फर्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए कि उसकी जो डिसफंक्शनिंग जो बैलेंस है उसको रिस्टोर करो। सो दैट शुड बी द मेडिकल अप्रोच। उसके लिए जो भी वर्किंग सिस्टम अभी अवेलेबल है ह्यूमन बींग्स के पास, उसको प्रयोग किया जाए। उससे यदि ठीक नहीं होता है, देन यू यूज टारगेटेड मेडिसिन, एंड ऑफ कोर्स जहां पर सर्जरी की आवश्यकता है उसको भी किया जाए। और दोनों के लिए, चाहे होलिस्टिक डायग्नोसिस हो, माने मेडिकल रिक्वायरमेंट हो, या इमरजेंसी मेडिसिन, दोनों के लिए ही डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का उपयोग किया जा सकता है, जो ह्यूमन तथा मशीन इंटेलिजेंस है ना, या केमिकल एनालिसिस का इंटेलिजेंस, जिसको पैथोलॉजी बोलते हैं, ये तीनों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमारी नानी को किडनी का प्रॉब्लम था, वो बाद में 3 वर्ष तक जी, तो मुझे लगता है वो एलोपैथिक औषधि के कारण ही जी। तो शरीर से पानी निकालने का एक औषधि था, ये लोग डायूरेटिक बोलते हैं उसको, वो पानी निकालते रहता था, है ना। मेरे पिताजी को भी अभी चल रहा है डायूरेटिक। तो इससे क्या है, हृदय पर लोड ये सब कम था, तो 2-3 वर्ष वो खींच ली, नहीं तो 3-4 वर्ष पहले ही शरीर शांत हो जाता। तो इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जा रहा है, इवन आफ्टर अदरवाइज यूजिंग अदर मेडिकल सिस्टम्स यू कुड नॉट हैव पुल्ड इट फॉरवर्ड। तो इस प्रकार से एक होलिस्टिक अप्रोच की आवश्यकता है,
तथा इसको व्यापार से मुक्त होने की भी आवश्यकता है। सिस्टम के लेवल से सोचेंगे, व्यापार कहाँ से आ गया इसमें? वो जो लोग हैं उनमें जो वृत्ति में जो लाभ की मानसिकता है ना, और उसके अनुरूप चित्त में जो चित्रण है, जहां पर सामने जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं उसको एक मानव के रूप में ना देखते हुए उसको पैसा बनाने का मशीन के रूप में देखते हैं, या आप टोटली एग्नोस्टिक है ना, फिल्टर लगा के, डॉक्टर को तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो दुखी हो जाएगा, नहीं तो पूरे दिन बीमारी सुन के लोगों की इमोशनल पेन डॉक्टर के ऊपर आ जाएगा, तो ये तो एक आवश्यक है ही, नहीं तो रात को नींद कैसे आएगी उसको या उनको, है ना, यदि महिला है तो ये जो लाभ मानसिकता है मेडिकल सिस्टम में, दिस विल हैव टू बी, दिस हैज टू गो अवे। उससे फिर वो मेडिकल सिस्टम के खर्च कितने हैं, ये सब बहुत सारी उसमें चीजें आ जाती है, तो उसके और डिटेल के विश्लेषण में हम नहीं जाएंगे, परंतु मोटे रूप में ये है। तो एक तो हर मानव अपने स्वास्थ्य या स्वस्थ रहने के लिए जिम्मेदार है, उसके फिर फैक्टर्स क्या है उसको यदि देखेंगे तो वो फिर जीवन या स्वयं और शरीर में जो दूरी तथा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो चीजों की आवश्यकता है उसको देखना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम है सही आहार। तो सही आहार क्या होगा? सो एनी मेडिकल सिस्टम शुड आल्सो टॉक ऑफ व्हाट शुड बी द राइट न्यूट्रिशन फॉर द बॉडी, एंड इसमें भी यदि देखेंगे तो अभी जो मॉडर्न मेथड है, जो विखंडन विधि है, साइंटिफिक मेथड है, मॉडर्न मेडिसिन साइंटिफिक अप्रोच है, वो टुकड़े में देखता है। तो मुझे एक दिन में कितना कैलोरीज चाहिए, कितने ये चाहिए, है ना, उसका सबका काउंट है। फिर फूड्स की न्यूट्रिटिव वैल्यूज निकालें, तो न्यूट्रिटिव वैल्यूज ऑफ फूड्स बोल के आता है बुक, इज अ वेरी कॉमन फेमस बुक, आप लोग भी खरीद सकते हो, बहुत सस्ती बुक है। हैदराबाद में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, हमारे घर में रखा हुआ है, मुझे अभी पढ़ना है। परंतु जनरली उसको जो लोग देखे हैं वो ऐसा मानते हैं कि कम से कम भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो पारंपरिक भोजन है, दैट काइंड ऑफ टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, द नीड फॉर फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड सो। फिर ये भी देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन वो मेजर करके खाने की आवश्यकता नहीं है, मोटा मोटी रूप में मिलने से बाकी चीजों को शरीर बना भी लेता है, एक, है ना। तो आहार एक बड़ा मुद्दा है, उसमें फिर सीजनल इंटेलिजेंस या सीजनल नो हाउ, कौन से सीजन में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, दिन के कौन से समय में क्या खाना है, क्या भोजन नहीं करना है, ये एक पूरी एक चीज, इसकी समझ शिक्षा द्वारा ही मिलेगा, परिवार में भी होना चाहिए, एंड आइडियली जो जीपी होता है, जिसको जनरल प्रैक्टिशनर बोलते हैं, उनके पास होना चाहिए। मेडिकल प्रैक्टिस में ये भी एक बहुत बड़ा चेंज हो गया अभी कि सब लोग फिर स्पेशलिस्ट, कम से कम एमडी चाहिए या उससे ही ऊपर चाहिए। तो जो पहले लोग एमबीबीएस पढ़ते थे वो फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे, तो सर्दी खांसी में जाते थे हम लोग, वो आपको 20 साल से देखता है, सो ही नोज योर बॉडी, आपके साथ एक संबंध भी बनता है, उस आधार पर एक विश्वास भी बनता है, उस आधार पर वो देते हैं। हम लोग एक यहाँ एक डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर चौधरी नाम था उनका, अभी भी है वो, था मतलब उनके बेटे मेरे क्लासमेट था स्कूल में, तो वो पढ़े थे BA MS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, then he did MBBS, and he with all his medicines he would give some homeopathic medicine also, जो हम बचपन में हमको अच्छा लगता था खाने के लिए। अभी रिसेंटली में देखा यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड क्लिनिक खुला है, MBBS प्लस होम्योपैथी। मैं मेरे पेरेंट्स और फादर इन लॉज के लिए, सास ससुर को ये क्या है प्रोटेक्टिव डोज वैक्सीन का लगवाने गया था अभी 2 दिन पहले। तो वो डॉक्टर निकली MBBS, पूना में एक BJ मेडिकल कॉलेज है जो बहुत फेमस है, गवर्नमेंट कॉलेज है, इट्स डिफिकल्ट टू गेट एडमिशन। उसने अपना कहानी लिखा था उधर एक पैम्फलेट में कि वो पढ़ते समय उनको कुछ डिजीज डायग्नोज हुआ जो इनक्योरेबल बताया गया अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिसिन, और वो होम्योपैथी से ठीक हुई, इससे उनका होम्योपैथी के प्रति दृष्टि खुला। देन नाउ शी हैज टाइड अप विद द होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, और दोनों मिलके इंटीग्रेटेड है ना मेडिसिन, एलोपैथी एंड होम्योपैथी along with lifestyle change and food habits change, ये ट्रायंगुलेशन में उन्होंने छोटे छोटे पॉकेट्स में पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस नाउ। दूसरा है विहार, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने शहरी जीवन में हम लोग सब समझते ही है ना, लेट सोना लेट उठना, तो एक बड़ा मुद्दा है इंडिविजुअल की जगह पर, है ना। तीसरा है शरीर के लिए व्यायाम, जो आइडियली श्रम पूर्वक आना चाहिए, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज मेंट टू वर्क, एंड ये जब काम नहीं करता है तो इसमें अनेकों प्रकार के प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रतिदिन में 40 मिनट का एक्सरसाइज बताते हैं,
भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब बच्चों की शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे, कि ये मेड सर्वेंट और ये सब आने से हाथ पैर से काम करने का अवसर भी बहुत कम हो गया है मिडिल क्लास एंड अपर क्लास है ना सिटी हाउसेस में। फिर यहाँ जगह भी ऐसा है कि श्रम करने का कोई है ना, जो फिलोसफी प्रोफेसर कोई है ना साइंटिस्ट है, तो जॉब ही ऐसा है कि उसमें श्रम पॉसिबल ही नहीं है। हमारा जॉब है अभी जनरली कुर्सी पर बैठकर कुछ लिख रहा है, बोल रहा है आदमी, कुछ कोऑर्डिनेट कर रहा है, यही काम। चाहे वो बैंकर हो है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो टाइप करता है, डॉक्टर हो तो बोलते हैं, रिपोर्ट देखकर कुछ अपना ओपिनियन देते हैं, लिखते हैं, बेसिकली अपना। इफ यू सी अभी मेडिकल प्रैक्टिस का मतलब औषधि तो और कोई बना रहे हैं ना, तो द कंपनीज आर मेकिंग द मेडिसिन। डिस्कवरी प्रोसेस में उसके साइंटिस्ट होते हैं, बायो साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं। ये अपर एंड ऑफ द माने मेडिकल प्रैक्टिस है। जो आविष्कार होता है ड्रग का, विच टेक्स 10 to 20 years पर ड्रग, फिर उसकी मार्केटिंग होती है, उसका सेफ्टी ट्रायल होता है, फिर वहाँ की जो फूड माने ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी उसको अप्रूव करती है। उसके बाद ये MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर्स के पास आके अपने पेयर्स को पुश करते हैं बाय ब्रांड नेम। देन जो प्रचलन में जो ड्रग उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, तो इसने मुझे बाहर कर दिया, फिर आ गया कनेक्शन। जी भैया। तो ये श्रम जो है, आहार विहार और व्यायाम या श्रम अनिवार्य आवश्यकता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इसके साथ स्वस्थ मन। तो रिकॉग्नाइजिंग कि शरीर को कितनी आहार की आवश्यकता है और कब हम थोड़ा भोग भी कर लेंगे शरीर से, विहार भी और व्यायाम, तीनों के पालन करने के बावजूद जब शरीर बीमार पड़ता है तब शरीर औषधि की आवश्यकता पड़ती है। एंड फर्स्ट कोर्स ऑफ प्रेफरेंस शुड बी ऐसा औषधि जिससे शरीर के बैलेंस को हम रेस्टोर कर पाए। जैसे इंटरेस्टिंगली आयुर्वेद में कोई बता रहा था कि फीवर के 21 बने है ना, वो मानते हैं सोर्सेस, 21 या कुछ नंबर था। तो शरीर में जो पित्त एक प्रकृति होती है, तो पित्त बढ़ने से एक फीवर होता है, तो उसको शांत करने से फीवर ठीक होता है। देन वात बढ़ने से होता है, कफ बढ़ने से होता है। अभी फीवर आने से हम चाहते हैं कि वो लक्षण गायब हो जाए, तो हम जाके पैरासिटामोल लगा देते हैं। तो शरीर का तापमान बढ़ने का कोई कारण है, शरीर को रेस्टोरेटिव फंक्शन कर रहा है, तो हमको उसको एड करना है, ना कि शरीर से जो सब्सिशन आ रहा है उसको दबा देना। ओके, ठीक है। तो बेसिक जो अप्रोच है इसमें यदि हम देखें तो एक में है कि हम लक्षणों को एड्रेस करें, स्पेशली डेली बीमारियों में ये एक बड़ा एक फ्लॉ है। जबकि वो घरेलू औषधि के रूप में उसको या घरेलू औषधियों से उसको ट्रीट किया जा सकता है। So you don't have to run to the doctor every time there is loose motion या there is fever या cold. It can run its own course और उसके उस समय घरेलू उपचार तथा हम है ना मैंने आहार को चेंज करने से या कंट्रोल करने से भी बहुत सारे अनावश्यक, जैसे एंटीबायोटिक है, अभी हो ही रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो रहा है ना, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का स्ट्रेन आ गया। टीबी अगेन वन ऑफ दोस डिफिकल्ट थिंग्स टू गेट रिड ऑफ। अब जितने भी एंटीबायोटिक से बोलते हैं, कई वर्षों से या कई डेकेड्स हो गए नई एंटीबायोटिक, कुछ 5th जनरेशन तक आया एक, या 4th जनरेशन तक कुछ बताते हैं, एक एंटीबायोटिक का जनरेशन सेफिक्सिम है ना, आई थिंक इज द 4th जनरेशन एंटीबायोटिक जो भी प्रेफर करते हैं। cephalosporin I think is the name of the drug. So antibiotics are useful provided you know when to use them and how to use them. Unfortunately Indian context में इसका बहुत अधिक यूसेज होता है, so one needs to be careful about that. Plus अभी वेस्ट में ये प्रचलन में आ रहा है कि एंटीबायोटिक के साथ प्रोबायोटिक भी देते हैं, क्योंकि अच्छे बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी खत्म करता है ये। तो प्रोबायोटिक्स का भी प्रचलन, जैसे हमारे घर में भी किसी को लेना ही पड़ता है एंटीबायोटिक, आई इंश्योर कि उनको प्रोबायोटिक मिले। सो सम पर्सनल हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए हम इन चीजों को ध्यान में रख सकते हैं। मेडिकल सिस्टम की डिजाइन, हम में से कोई यदि हेल्थ मिनिस्टर बनता है या हम में से किसी का बेटा या बेटी हेल्थ मिनिस्टर बनता है, तब उसको फिक्स करना पड़ेगा। बिफोर दैट इट विल बी इन आवर इमेजिनेशन है ना, या इन आवर कॉन्वर्सेशन।
बट इट इज अनफॉर्चुनेट कि भारत में, एंड इनफैक्ट भारत में ये भी एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि जो शिक्षा दी गई हमको, अंग्रेजी शिक्षा, वो हमारे ही दर्शन शास्त्र और यहाँ की जितने ट्रेडिशनल सिस्टम्स थे, दे वर ऑल डम्प्ड ऑल टुगेदर। ये हमारी दीनता भी रही है ना अंग्रेजों के या अंग्रेजियत के प्रति, राइट फ्रॉम द पॉलिसी मेकिंग इन 1950, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। क्योंकि हमने भाषा किसी की ले ली है तो ठीक है, उसका सोच विचार भी ले लिया और उसी के जैसे सोचने भी लग गए। तो अंग्रेज जो भारत को घृणा से देखता था, यहाँ के लोग भी अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त कर यहाँ के सारी चीजों को घृणा से देखने लग गए। नहीं, ये जो मैं बता रहा था, एक लड़का नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मैंने पूछा कि तुम आयुर्वेद क्यों नहीं करते हो, तो हंसने लग गया। He made a face. I said, why? What's wrong? He said, who will study Ayurveda? Right? So it's not that it is different. I don't want to study it. वो घटिया है ना? तो जो पढ़ने जाता है वो भी अपने आप को घटिया ही मानता बेचारा। जिसको MBBS नहीं मिलता वो आयुर्वेद पढ़ने जाता है। Less than maybe 0.1% go to that branch because it is good to study, right? And a sincere practitioner. And इसमें फिर कंपैरिजन से वो हो ही जाता है, वो एलोपैथी की ओर नहीं देखेगा एंड ऑल दैट, बट यू फाइंड सम ब्रॉड माइंडेड पीपल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, especially those allopathic practitioners who have experienced it or effect of, let's say, homeopathy या आयुर्वेद या यूनानी या सिद्ध मेडिसिन on themselves or their own family members, तब उनका मन बदलता है। Especially I have seen it happening with allopathic practitioners. मुझे याद था, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। He was himself an oncologist, जो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। उनकी पत्नी को कैंसर हो गया और स्टेज 4 से फिर मैं जहाँ रहता था वहां से रिवर्सल हुआ उसका, रेमिशन बोलते हैं ये लोग, रिवर्सल का मतलब रेमिशन में जाता है काफी लंबे समय तक, जबकि शी जस्ट हैड फ्यू मंथ्स टू लिव। काफी उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर लंबा चला उनका। अगेन देयर इज नो गारंटी इन डिजीज लाइक कैंसर, बट जनरली हमारी मानसिकता तथा सिस्टम की मानसिकता बदलने की आवश्यकता, तथा हम इससे कैसे संबंधित हैं, है ना, और उसमें हमारा कैसे भागीदारी हो, ये देखना आवश्यक है। तो इफ यू सी हॉस्पिटल्स टुडे आर they're called healthcare professionals, but the problem is we are actually fixing diseases. We are not telling people how to be healthy, because that's a problem of society and education. That is not problem of the medical system. So the medical system has to also talk of माने कि एक व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, और वो शिक्षा से लेकर पूरी मेडिकल सिस्टम या मेडिकल प्रैक्टिस तक उसकी एक सीमलेसनेस की आवश्यकता है ना। और उसको देखने की जगह उसको फिर यदि आप देखेंगे, शरीर का स्वस्थता बॉक्स नंबर 4 मटेरियल से ही संबंधित है। शरीर भी जड़ इकाई है, एक मटेरियल है ना, भौतिक वस्तु है। उसको फिर हम पैसे से फिक्स करने का प्रयत्न करते हैं, इंश्योरेंस लेके हमको लगता है कि मैं स्वस्थ रहूंगा, सो आई कैन पे फॉर माय ऑपरेशन, इज द एटीट्यूड दैट वी हैव टुडे, जिससे नहीं होता है ना। एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स भी इसमें आ जाता है, बिकॉज द प्रॉब्लम इज ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। सो इट इज अ टफ क्वेश्चन, है ना। सो मैंने हाउ विल डॉक्टर सर्वाइव इफ नोबडी फॉल्स सिक? तो पूरी प्रोफेशन विल हैव टू लुक एट समथिंग एल्स फॉर लाइवलीहुड, या हाफ ऑफ इट विल हैव टू लुक एट समथिंग एल्स फॉर लाइवलीहुड। ये सारी चीजें हैं। सो नॉट इजी आंसर्स टू सॉल्व ऑन अ स्मॉल जूम कॉल, तो उसको हम रहने देते हैं अभी के लिए। एंड है ना, तो मोटा मोटी स्वास्थ्य संयम वाले मुद्दे पर इतना है। देयर इज अ स्मॉल फ्लो चार्ट, है ना। तो ये मुझे लगता है ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूँ, बाद में आप लोग उसको स्वयं ही पढ़ सकते हैं। फिर इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल होता है, तब तक आप लोग कुछ अपनी ओर से कुछ इस पर रखना चाहते हैं या कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने नेटवर्क स्विच किया है तो होपफुली थोड़ा सा स्टेबल होगा। तो तीसरे आयाम को जाते हैं उत्पादन कार्य। तो ये शिक्षा जीवन के लिए और स्वास्थ्य संयम शरीर के लिए, ये दो हमारे प्रोग्राम या योजना बने समाज में। जो अभी बोलिए। डिजीजेस कैसे हमारे साइकिल, ये उसी तरह का है ना, जैसे कि अपने स्वामी परमहंस योगानंद जी ने
आज से बहुत साल पहले वो अफर्मेशंस बताए थे, जैसे टू हाउ टू हील योरसेल्फ। एक वो बुक अभी बहुत फेमस हुई है, क्या उस लेडी का नाम है जिसको कैंसर हुआ था, शी रोट अ बुक, हील दाई सेल्फ। और हाँ, क्या नाम था उस लेडी का नाम, बुक तो बड़ी फेमस है ना भैया। लेकिन ये हमारे आज से मतलब कम से कम मेरे ख्याल से 100 साल तो हो ही गए जब स्वामी परमहंस ने वो अफर्मेशंस दिए थे कि आपको अगर सपोज करो कि पाँव में दर्द है, तो व्हाट ही डिस्क्राइब कि बिकॉज यू आर रिफ्यूजिंग टू वॉक, यू आर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट चैलेंज, इसलिए आपके पाँव में दर्द है, सिर में दर्द है, इट मीन्स आपने मुझे, किसी ने मुझे कुछ बोला एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू लिसन, तो मेरे सिर में दर्द होना शुरू होता है। और फिर ये जो चीजें जो हमको बाहर से जो हमारे शरीर में जाती है वो किस तरह से पेन पैदा करती है। और फिर उसका नेक्स्ट स्टेप उन्होंने बताया था कि हम कैसे अपने अफर्मेशन से इन बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और इसी को अभी वेस्ट साइकोलॉजिस्ट ने काफी कुछ कैश किया है ना भैया, आपको ऐसा लगता है क्या? ये चीजें हमारे परंपरा में तो बहुत सालों से है कि आप क्या सोचते हैं इसमें? हाँ देखिए, ये सब मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम उसको स्टेप बैक करके देखें, कई बार क्या होता है इन चर्चाओं में, भारतीय परंपरा, बाहर की परंपरा, उस चक्कर में फिर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि फिर लोग जो उसके प्रैक्टिशनर होते हैं वो डिफेंसिव हो जाते हैं। जैसे मॉडर्न साइंस का एडवेंट हुआ तो बहुत सारी रूढ़ियां और अंधविश्वास खत्म हो गई, है ना, जो पहले बहुत था। कोई साउंड मेडिकल सिस्टम था ही नहीं, लोग मर जाते थे, कॉलेरा से लोग मर जाते थे, स्मॉल पॉक्स से लोग मर जाते थे। ऑफ कोर्स उसके अगेंस्ट भी बहुत सारी कहानियां हैं, स्मॉल पॉक्स क्यों पैदा फैला, पोलियो से। तो बिफोर द एडवेंट ऑफ द पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, पीपल वर डाइंग लाइक फ्लाइज, है ना। अब नहीं, या किसी को हार्ट अटैक आ गया, देयर इज नो वे टू स्टॉप इट। अभी डिफिब्रिलेटर आ गया है, बहुत सारी चीजें आ गई, ईसीजी से आपका हार्ट चेक हो जाता है ना, ईईजी आ गया है, 2D प्रोग्राम आ गया है। सो इसको यदि हम स्टेप बैक करके देखें कि भाई इरेस्पेक्टिव ऑफ कौन से परंपरा से कौन सी चीज आई, पुराना था नया था, व्हाट इज गुड एंड यूजफुल फॉर अ ह्यूमन बीइंग, यदि उसको हम अफ्रेश देखें तो उस दृष्टि से ये अवश्य आता है। जैसे मैंने शुरुआत में प्रारंभ में कहा था कि मन का प्रभाव शरीर पर पड़ ही रहा है। इसके पहले मन परिभाषित ही नहीं था, कोई आत्मा कह रहा है, कोई सूक्ष्म शरीर कह रहा है, कोई कह रहा है सूक्ष्म शरीर आत्मा से अलग हो जा रहा है, कोई कह रहा है दोनों ही नहीं है, ब्रेन ही है ना। तो ब्रेन में ही माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं, कॉन्शियसनेस का सीट, कॉन्शियसनेस पैदा कैसा होता नहीं समझ में आता है। अभी 4 दिन पहले पेपरों में आया था, गूगल जो कंपनी होती है, सर्च कंपनी, उसका कोई इंजीनियर ने कोई रोबोट या कोई एल्गोरिदम बनाया और उसने उसको सेंटिएंट डिक्लेयर कर दिया, कॉन्शियस, क्योंकि उसके साथ वो बढ़िया भाषा में बात करने लग गया। फिर एक अगले दिन अखबार आया कि गूगल है सेंट हिम होम ऑन पेड लीव कि इसका खिसक गया है, कंपनी ने उसको घर भेज दी, क्योंकि वो बोल रहा है कि मशीन जो है मैंने वो हो गया, आदमी हो गया, सेंटिएंट हो गया, कॉन्शियस हो गया। तो डेफिनेटली हमारी मानसिकता का प्रभाव शरीर पर तो पड़ ही रहा है, और इसको फिर कुछ मैंने ट्रीटमेंट सिस्टम्स ने केंद्र में रखकर अपने उपचार को बताया। जैसे मैंने पढ़ा है थोड़ा सा, मतलब ऊपरी पढ़ा का मतलब जस्ट ऐसी ऊपर ऊपरी की चीजें, जैसे जिसको कन्वेंशनल या क्लासिकल होम्योपैथी कहते हैं, इट इज बेस्ड ऑन दिस। आपकी एक पर्सनालिटी टाइप होती है ना, और उसके उस टाइप का एक कॉरस्पॉन्डिंग एक प्लांट होता है, ठीक। तो उस प्लांट के बहुत एक डाइल्यूटेड एक्सट्रैक्ट, सेकंड इज उनका, एक तो ये है पर्सनालिटी टाइप मैचिंग, सेकंड इज जैसे मॉडर्न मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट का जो बेसिक मेथड है, इट इज बेस्ड ऑन केमिस्ट्री, है ना। देयर इज अ केमिकल चेंज दैट अकर्स इन द बॉडी व्हेन यू पुट अ मॉलिक्यूल। जैसे आप हाइपरटेंशन का औषधि लेते हैं, जैसे एम्लोडोपिन एक ड्रग आपने लिया, आपके शरीर में जाके कुछ करता है, वो एक बीटा ब्लॉकर बोलते हैं, अल्फा ब्लॉकर बोलते हैं, बहुत सारा है ना, वो स्पेसिफिक पाथवे में जाके कुछ तो करता है। होम्योपैथिक मेडिसिन में डाइल्यूशंस को यूज करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, हम उसमें चले जाएंगे तो एक लंबी चर्चा हो जाएगी। सी वो सोच ही अलग है ना। फिर होम्योपैथिक मेडिसिन में ये भी एक थियरी है जो कि लाइक ट्रीट्स लाइक, तो आपको यदि कोई बीमारी हो गई
तो जिस औषधि से वो बीमारी होता है उसी का डाइल्यूटेड फॉर्म आपको ठीक करता है, समथिंग लाइक अ वैक्सीन, है ना। जैसे स्नेक बाइट का वैक्सीन होता है, इट इज एक्चुअली प्रिपेयर्ड यूजिंग स्नेक वेनम। उसको एक हॉर्स, घोड़े में डाल के, इसीलिए वो पूना वाला, जो कोविशील्ड वैक्सीन जो बन रहा पूना में बन रहा, पूना वाला पे घोड़े थे इनके दादाजी के पास, है ना। अभी आधार पूना वाला है, इनके जो पिताजी थे उन्होंने सोचा जब घोड़ा है ही, इतने सारे घोड़े हैं और फालतू में खड़े हैं, तो क्यों ना वैक्सीन बनाया जाए, एंड दे हैव बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, है ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। So if you see in homeopathic medicine, that's the approach. Now, when you take Ayurveda, it's not one. There are 10 grunts or 5, at least that I'm aware of. There's so many approaches. Materia medica is very complex. So definitely, I would think that मानसिकता के अनुसार शरीर में कुछ होता ही है। मैंने पर्सनली अपने केस में भी देखा, जब मैं जॉब छोड़ के घूमा, फिर मेरा मन बना कि मुझे इस दुनिया में नहीं काम करना, ये दुनिया मतलब एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में और शहर में नहीं रहना है, और मुझे पैसे के लिए करना पड़ा, मजबूरी थी। तो मेरे पैर में, लेफ्ट हैंड फुट में एक बहुत बड़ा छेद बन गया, जो कॉर्न होता है ना। सो आई वेंट टू अ डॉक्टर, ही गेव मी अ कॉर्न कैप। तो कैप डालते उससे निकल, बट वो नहीं ठीक हुआ, उससे वो गहराता गया। आप जो बोल रहे हैं हील वाले बुक, हमारे घर में एक हमारी फ्रेंड आई थी, तो यू कैन हील योरसेल्फ बोल के उन्होंने पुस्तक दिया, हाँ लुई सर, भैया उसका नाम है, ऑथर याद आए, लुइस है, लुइस है, या अभी याद आया। लुई एल है उनका नाम। हाँ ऐसा कुछ नाम, हाँ। It's an interesting book to read. खुले मन से, I think all medical practitioners and everybody should read it. Whether to take which part or not is a different story. But I feel that हमारा जो प्रोफेशनल डिग्री के जो कोर्सेज हैं उनको और खुलापन चाहिए। You have to be open to all sources of human knowledge. And वो जीवन के भी प्रवृत्ति से समझ में आता है कि अभिमान ग्रस्त हो जाता है। चित्त का जो क्रिया है, इसमें एक फंक्शन है जो वो अपनी ही मान्यता को लॉक हो जाता है, इसका नाम है इच्छा बंधन। सबके साथ होता है। जैसे मैं मध्यस्थ दर्शन पढ़ूंगा तो मैं मध्यस्थ दर्शन में लॉक हो जाऊंगा, तो मेरी इच्छा बंधन मध्यस्थ दर्शन के साथ जुड़ जाएगी, फिर मैं वेदांत को नहीं मानूंगा, या मैं डरूंगा वेदांत पर बात करने के लिए, है ना। इसको तो सरपास करना पड़ेगा यदि हमको सच्चाई तक पहुंचना है, तो नहीं तो उसकी जितनी स्ट्रेंथ है वहीं तक हम रह जाएंगे। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण हो रहा है। अच्छा, मैं उसको बहुत प्रयत्न किया, वो छेद बढ़ते बढ़ते लगभग 1.5 सेंटीमीटर का हो गया ना, अंदर लगभग हड्डी दिखती थी। फिर एक दिन जो मेरा तय हुआ डेट था वो हो गया, मैं नौकरी छोड़ दिया और मैं ये दर्शन के अध्ययन करने के लिए अछोटी, एक जगह है रायपुर के पास, वहां चले गया। Within 3 months of reaching Achoti, I found that the wound had healed. पूरा बंद एग्जैक्टली, है ना। सो तब मुझे उसकी बात याद आई कि देयर इज सम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन सम एरिया, जिसके कारण वो पैर के इस भाग। So these are definitely things that should be explored and should be a part of integrated. But many a times you cannot wait for that internal conflict to resolve to reduce somebody's blood pressure. You have to give some medicine also. And sometimes the BP will be so high. जैसे मेरे माँ का एक एग्जांपल लेता हूँ। 1.5 वर्ष अभी घर में जैसे लोगों को होता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मेरे माँ को है ही कुछ इमोशनल स्ट्रेस, कुछ खुद उनका खुद का बनाया हुआ कुछ वातावरण से मिलता है, सारा है ही। मेरी ही माँ, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। 1.5 वर्ष पहले मैंने एक दिन इनका बीपी चेक किया, मैंने पिताजी का जब चेक कर रहा था तो मिला 180/95, इट वाज वेरी हाई। सो सर्पगंधा बोल के एक मेडिसिन है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट आयुर्वेद, आई नो दैट सर्पगंधा इज यूज्ड एंड द फर्स्ट blood pressure medicines were actually extracts of the sarpagandha, which is a पौधा that is found, उसमें स्नेक का स्मेल आता, सर्प का, इसीलिए सर्पगंधा नाम देते। जो रूट है, तो उसमें चैतन्य फार्मेसी का एक मिलता है, उसमें भांग का भी बीज मिला रहता है। तो मुझे लगा भांग से मानसिकता में भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, सो आई स्टार्टेड गिविंग सर्पगंधा 1.5 वर्ष पहले। सो आफ्टर आई फर्स्ट स्टार्टेड ब्लाइंड 1 tablet 2 times a day, then I went to 2 tablets twice a day, and I'm not saying आप एक करें, just to give an example कि कहाँ मेडिसिन कैसे काम करता है। Now मेरे माँ के मानसिकता को सॉल्व करना is a very big process, it will take 15 years if she is willing to listen, है ना। What do you do till then with the blood pressure? So I gave सर्पगंधा। तो सर्पगंधा देने से her BP dropped to 180 या 90 था, it started coming in the 150 range to 88 to 90 range, 150 to 90। तो मेरे को लगा ये हो गया काम। फिर कुछ दिन पहले मैंने चेक किया तो पुनः इट वाज अगेन एट 182, alternate days I would check,
तो मैंने कहा 3-3 टैबलेट लो। 3-3 टैबलेट लेकर भी at some odd time her BP turns out to be 180 by 95. Now that is not good for the heart. तो मैंने अभी मन बना लिया है कि either go to a professional Ayurveda or homeopath, and if that doesn't work, she has to be on BP medication because she's already, if you see, 66. तो ब्लड प्रेशर मेडिकेशन का जो भी साइड इफेक्ट होगा, it is fine because it is going to give longevity to her life. तो मानसिकता, ट्रेडिशनल मेडिसिन, एंड देन जिसको हम टारगेटेड मेडिसिन बोलेंगे, एलोपैथिक मेडिसिन, ऑल थ्री विल हैव टू बी कंसिडर्ड, ऐसा लगता है। बट आई एम नो मेडिकल एक्सपर्ट, तो केवल थियरी है, बाकी तो हम बात करते रहेंगे उस पर। कोई कुछ बोला अभी कि छोटी जाने से फिर वो आपके पाँव में जो तकलीफ थी वो कम हुई। इट मीन्स वो बात जो ये कह रहे हैं कि पाँव में दर्द होने का मत, वो हर बीमारी का एक साइको रिलेट कर रहे थे कि जैसे पाँव में दर्द है, इट मीन्स यू आर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट समथिंग इन योर लाइफ। जैसे आपको शायद ये लग रहा था कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी, जैसे आप अभी आप बता रहे थे, इट मीन्स यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट सिचुएशन एंड यू वांटेड टू मूव, तो वो आपके पाँव में तकलीफ बन के आया, ऐसा कुछ कंक्लूजन निकल रहा है। नहीं वही, बट ये सब क्या है ना, अभी जिसको यदि हम साइंटिफिक मेथड के थ्रू डालेंगे इसका आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं वहां आंसर तो साइंस तो हर आदमी में जो कौन है उसका जो जो जॉब छोड़ने से उसका कौन नहीं जाएगा, नहीं, राइट। नंबर 1। नंबर 2, अछोटी जाने से मेरे बाल पकने लग गए, पूरे ही पक गए, पूरे काले थे पूना में, है ना, तो इसका मतलब वहां जाने से नहीं कुछ समस्या हुई। So I left one problem and got a new set of problems by getting into Madhya Darshan. Then बाल पूरे मेरी पत्नी दोनों के बाल काले थे और 1.5 साल में पूरा पक गया। अब वहां के पानी की TDS के कारण था कि पूरा दर्शन को पचाने के टेंशन के कारण था, क्या था कौन जाने, राइट। सो अच्छा, लॉट ऑफ पीपल डेवलप ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो मैंने कार्टिलेज का घिसना होता है, वो केवल मानसिकता के कारण नहीं है, ओल्ड एज इज आल्सो प्रॉब्लम। विटामिन डी नहीं मिलता, सारी महिलाएं घर के अंदर बैठी है, सो बिग क्राइसिस भारत में। इनफैक्ट the women listening, it's a huge, go out and get 15 minutes of sunlight, it's a big problem and the most probably overlooked problem today. सब लोग अंदर आ गए ना, पूरा दिन अंदर निकल रहा है, विटामिन डी बन ही नहीं रहा है शरीर में, एंड एवरी टाइम यू गेट सम। अभी आज ही मैं वो ऐसे ही न्यूज थोड़ा सा पढ़ रहा था, आई वाज वेटिंग समवेयर, वो ओल्ड एज डिमेंशिया को भी विटामिन डी डेफिशिएंसी से जोड़ रहे हैं। जिन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है उनमें विटामिन डी की लेवल 15 से कम पाई जाती है, उसको 60 होना चाहिए, है ना। तो प्लीज गेट योर विटामिन डी चेक्ड, है ना, बाय द वे, एंड गेट सम सनलाइट। कोई कह रहा था कुछ, somebody had raised their hand, आगे बढ़े, हो गया, somebody had raised their hand, हो गया बात, नहीं, ठीक है, विल कंटिन्यू। सो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए देयर आर मेनी थिंग्स, सो मानसिकता इज डेफिनेट, बट मेनी टाइम्स मानसिकता को आप वैसी सोच के ठीक नहीं कर सकते, है ना। सो then you need support, medical support for the body, and then you need targeted medicine also at the right time. Typically older age में these natural medical things will stop working, शरीर, क्योंकि ये सब शरीर में पच के जाता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन is digested by the body, by, in the stomach and intestine, and the body takes what is needed from it and the rest of it is pushed out. Allopathic medicine is molecular based, it goes to the blood, उसका mechanism of action अलग है। होम्योपैथिक मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसी को अभी तक बहुत क्लियर नहीं है ना। मैं कहीं पढ़ा था बहुत पहले कि नैनो पार्टिकल्स पर बेस्ड है, बट देयर इज नो स्पेसिफिक स्टडी। आई वंस आस्क्ड अ होम्योपैथ, दे सेड वी डोंट नो। हां, कुछ कह रहे थे आप? आपने हैंड रेज किया, वर्षा जी। बात लगती है मुझे तो जैसे कि अगर आपका जीवन स्ट्रांग है तो उसका, अगर आपका जीवन स्ट्रांग है तो फिर उसका इम्पैक्ट बॉडी पर नहीं पड़ता है, या बॉडी अगर स्ट्रांग नहीं है तो उसका इम्पैक्ट उस पर जीवन पर नहीं पड़ता। जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि एक दूसरे पर पड़ता है इसका इम्पैक्ट, लेकिन अगर जैसे कहा भी गया है कि अगर जीवन इतना स्ट्रांग है तो वो बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको इफेक्ट नहीं करता है, अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम भी आई है तो। ये कहना ठीक है? जी,
generally people who have less confusion and who are sure, even though it is wrong, but who are sure, है ना, seem to have lesser kinds of some kind of problem. ये blanket statement नहीं कर सकते, because it's not कि पूरा जीवन ठीक होने से शरीर में कुछ नहीं होगा, आयु के साथ तो कुछ होगा ही होगा, कुछ जेनेटिक डिफेक्ट के कारण भी होगा, है ना. Now again genetics is a different totally, है ना, epigenetics बोलते हैं ये लोग, टोटली डिफरेंट चीज है कि अभी तो पता चल रहा है कि एक जनरेशन को यदि डायबिटीज है तो जीन के कोडिंग में ही कुछ चेंज हो जाता है कि अगले जनरेशन में वो डायबिटीज को प्रीडिस्पोज हो जाता है, विच मीन्स मेरी यदि आहार विहार ठीक नहीं है और उसके बाद मैं एक बच्चे का बाप बनता हूं तो मेरे जेनेटिक कोडिंग में जो भी चेंजेस हुआ मेरे बच्चे को पास ऑन होगा. ह्यूमन बॉडी को समझना है, कैनॉट, वी कैन जस्ट टेक सम बेसिक ब्लॉक्स एंड से कि ऑल दीज ब्लॉक्स शुड बी इंक्लूडेड, है ना. बट हाँ, जीवन में कम कंफ्यूजन होने से, स्वस्थ मन होने से स्वस्थ शरीर होगा ही, शरीर स्वस्थ होने से मन स्वस्थ हो जाएगा ऐसा नहीं है. हाँ, ब्रेन स्वस्थ होने से मन स्वस्थ रहता, ब्रेन अस्वस्थ रहने से मन में प्रॉब्लम आएगी. जैसे दारू पिया हुआ आदमी, ब्रेन में ही चेंज होता है, उससे उसकी पूरी मानसिकता, वो जो बोलता है सारा बदल जाता है, रेज आ जाता है, वायलेंस आता है ड्रिंकिंग के बाद. कल ही एक आदमी अपने पत्नी का खून कर दिया दिल्ली में, कोई समथिंग दुबे. He and his wife were drinking. He asked his wife for food. She refused to bring it because both of them were drunk. So they started fighting. She slapped him. तो उसने एक पिलो उठा के उसको मुंह में दबोच के मर गई, और वो उसी के बगल में लेट के सो गया दारू पी के. मानसिकता बदल गई ना, उसका ब्रेन का केमिकल बैलेंस बदलने से. दारू नहीं करना ही बिकॉज ऑफ द दारू. मेंटालिटी, ब्रेन का केमिकल बैलेंस, मेंटालिटी, ब्रेन का केमिकल बैलेंस एंड इफेक्ट ऑन द स्पेसिफिक ऑर्गन्स, या डेफिनेटली है, एंड शुड बी कंसिडर्ड इन ट्रीटमेंट. और हमको स्वयं के लिए भी स्वीकारना पड़ेगा, स्पेशली फॉर दोज ऑफ अस जिनके यहाँ ओल्ड एज के लोग हैं, है ना. जनरली ओल्ड एज सेनिलिटी बोलते हैं, ब्रेन में चेंजेस के कारण भूल जाना या किसी जिद में अड़ जाना, ये सब होता है, ये ब्रेन के कारण है. एंड वन हैज टू बी अंडरस्टैंडिंग. हम यूजुअली उस व्यक्ति को हम ब्लेम करते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा हो गया है, बट इट इज नॉट दैट पर्सन, दे आर हेल्पलेस. उनकी जीवन शरीर के साथ तदाकार है और होना ही पड़ेगा उसको शरीर को चलाने के लिए. तो शरीर या ब्रेन में जो एजिंग है उसका इफेक्ट उनके मानसिकता में दिखेगा. जैसे वो कोई चीज करना चाहते हैं तो आप उसका 10 कारण दीजिए, उसके बाद भी वो करना ही चाहते हैं, आपको झेलना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते. हमारे घर में रोज होता है, बड़े मुश्किल से कोई चीज बदलती है. भैया बड़ी डिजीज से अभी उसको हुआ है तो आप अपना मानसिकता वैसा रखिए, ओके ठीक हो जाएगा, तो वो व्यक्ति जल्दी रिकवर करता है. और अगर वो बहुत ज्यादा उसको इतना सोच रहे हैं कि नहीं मैं प्रॉब्लम में आ गया हूँ, पता नहीं मैं कैसे ठीक होऊंगा, तो फिर वो सिचुएशन में वो व्यक्ति और मतलब उसकी जो कहते हैं रिकवरी में बहुत प्रॉब्लम आती है. तो ये भी काफी मतलब मैंने सुना भी है, और मतलब ऐसा कहा जाता है कि मतलब इसको नॉर्मली लो, अगर आप बीमार भी हुए हो कि ठीक हो जाओगे, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं माइंड सेट का भी एक पॉइंट आता है ऐसा. नहीं, डेफिनेटली मैंने खुद ही एक केस पढ़ा था, एक डॉक्टर ने लिखा था कि हमारे निकट परिवार में किसी को कैंसर हो गया था, तो उस समय कैंसर के बारे में काफी पढ़ा था मैंने, समझने के लिए कि उसको कैसे ठीक करें. Somebody has to mute. Okay. ये यूएस की कहानी है. प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, ऑन्कोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने एक व्यक्ति का कैंसर उनके फैमिली मेंबर्स को काउंसलिंग करके उसको ठीक किया. दिस इज अ डॉक्यूमेंटेड केस. ऑफ कोर्स मेन स्ट्रीम मेडिकल प्रैक्टिस को ये सब मानने के लिए इट विल टेक इयर्स और मे बी डेकेड्स, बिकॉज उसके लिए जो भी मेडिकल काउंसिल के लोग हैं एंड लार्जर फ्रेटर्निटी होता है डॉक्टर्स की या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की, उनको मानसिकता बदलना पड़ेगा ना.
दे डोंट बिलीव, दे फील कि वो जो करते हैं उसी से ठीक होता है, मतलब जो दिखता है वो सच्चा है, जो नहीं दिखता वो नहीं होता। फाइनली ये है, इफ यू सी, शरीर इंद्रियों से जो दिखता है वही सच्चाई, ये एलोपैथी है। जो इंद्रियों से नहीं दिखता है या आप उन मेथोडोलॉजी से प्रूव नहीं कर सकते, उसको हम नहीं मानेंगे। बट व्हाट इफ इट हैपेंस, बट प्रूफ के लिए आपको अपने प्रूफ का मैकेनिज्म को ही चेंज करना पड़ेगा, है ना। एक्सपेरिमेंट का जो पैरामीटर्स है उसी को चेंज करने से प्रूफ डिफरेंट दिखता है, साइंटिफिक प्रूफ इंक्लूड अदर वेरिएबल्स। एक तो ये है ही। फिर मैंने ये भी पढ़ा था, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे यूएस के, आई फॉरगेट हिज नेम, आई थिंक आर्थर हेली है नाम, वो आर्थर हेली तो कोई नॉवलिस्ट है। वो मुझे ये याद है कोलंबिया मेडिकल कॉलेज में वो प्रोफेसर थे in the US, Columbia University में, and he was a practitioner, medical practitioner, and वो तुक्के से उनको एक ऐसा केस मिलता है जहां पर एक महिला बहुत सारा ऐसा कहानी बताती है जो उसके जीवन में घटित ही नहीं हुआ। उसको इन्वेस्टिगेट करते करते ही stumbles on this past life theory, तो he has an open mind towards it, और past life को वो इन्वेस्टिगेट करते करते past life regression के टेक्निक्स को वो अपनाते हैं using hypnotherapy and psychotherapy, and he then starts treating people's illnesses. And now again, all illnesses not due to past life problems. And if you are a medical practitioner, you believe it is only the brain, unless you are a whatever, medical practitioner who has religious beliefs. So if you are a worshipping Hindu and you are a medical practitioner, oncologist, you will believe कि आत्मा है and God, है ना. But यदि आप atheist हैं, तो you are a medical practitioner who says it is only the brain, there is no God and there is no आत्मा. दोनों वैरायटी मिलेगा या तीनों। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस को ठीक किया जहां पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन से उन्होंने लोगों को ठीक किया। ये मैंने पूरी बुक पढ़ी है। इट इज कॉल्ड, द नेम ऑफ द बुक इज मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स। आप लोग पढ़ सकते हो, आई वुड रेकमेंड इट। इट इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड दिस जीवन बिजनेस, है ना। ये जीवन का होना और ये सब पर थोड़ा विश्वास होने के लिए, ऐसा नहीं कि सडनली जीवन नदी आके बोल रहे जीवन है, हाँ सडनली आके बोल रहे चैतन्य, पर चैतन्य है, शरीर के मृत्यु के बाद कुछ रहता है, इसके बारे में डॉक्यूमेंटेड एविडेंस एंड स्टोरीज यू विल फाइंड अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड जो आपको स्ट्राइक करेगा इज द सिमिलैरिटी ऑफ द स्टोरीज। सी, या तो पूरे धरती पर एक ही साथ, आई मीन अक्रॉस 1000 years रैंडमली लोग एक ही प्रकार की गलत कल्पना कर रहे हैं, तो ये संभावना हो सकती है। और बहुत सारा झूठा क्या कहे कहानियां बना रहे हैं, बट दैट्स आल्सो सीम वेरी फार फेच्ड। नहीं, लोग पर्सनल कहानी बताएंगे पास्ट लाइफ की, तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन से लोगों को ठीक करते थे, अभी भी है वो बाद में उनको डी रोस्टर किया गया अमेरिकन मेडिकल काउंसिल से कि अनसाइंटिफिक है उस आदमी को। मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, यू कैन लुक अप द नेम ऑफ द ऑथर, यू कैन रीड दैट बुक। मैंने भैया जी, फिर ऐसा कहना ठीक है कि जीवन में भी शरीर को स्वस्थ करने की ताकत है? हाँ बिल्कुल, एडवांस्ड मैंने 2 विधि से होगा। जैसे अभी हम समझते हैं ना कि शरीर में दिक्कत हुई है तो प्राण कोशिकाओं में कुछ दिक्कत आई है तो सेल्स में चीजें ठीक होंगी तो ही ठीक होगा। तो अभी जैसे बात करने से इतना निष्कर्ष निकल रहा है कि शरीर को भी कोशिकाओं से भी सही करना है, और साथ में जीवन में भी वो ताकत है कि वो उसको ठीक करने के लिए सहयोगी है। नहीं बिल्कुल, देखिए, बट वही ये जो साइकोथेरेपी है, हिप्नोथेरेपी है, ये सब में अच्छा कोई बोल रहा है साउंड इंक्रीज करो, साउंड कम है क्या? मैंने वो लिंक भेजा, हिज नेम इज ब्रायन वाइस, वो डॉक्टर लिखते हैं बट वो डीरोस्टर हो गए थे। मेरी हाँ भैया, मेरे को पता नहीं यहाँ पर आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही भैया। हाँ जी, साउंड बराबर है सर जी। ठीक ठीक, पता नहीं सर, मैं बॉम्बे में हूँ लेकिन या तो यहाँ बारिश हो रही है इस वजह से, आई डोंट नो। हाँ ये हो सकता है, बॉम्बे में बारिश के कारण साउंड। थोड़ा बारिश इधर भी भेजिए। तो मुझे थोड़ा एनर्जी बहुत हीलिंग बारिश हो रही भैया सुबह से, सुबह से बहुत बारिश है यहाँ पे तो। हाँ जी, हेलो सर जी, मुझे थोड़ा एनर्जी हीलिंग का शेयर करना है। हाँ बोलिए। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और मेडिटेशन प्रैक्टिस करता हूँ 95 से। हाँ जी,
तो हम लोग मेडिटेशन सिखाते हैं और हीलिंग करते हैं, जैसे रेकी होती है उस टाइप से हमारे गुरु का खुद का सिस्टम है। तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं कि जैसे मूल ऊर्जा है वो हमारे बॉडी से बहती है सापेक्ष ऊर्जा बनके, और पेशेंट के चक्र में जाके वो काम करती है। तो उनके माइंड को भी पीसफुल बनाती है और बीमारियां भी बहुत फास्ट ठीक होती है। मैं 27 इयर्स से हीलिंग करता रहा हूँ। बाद में भी जीवन विद्या में आया तो मैंने सोचा अभी घोड़े को ठीक नहीं करना है, अभी जो लोग मेडिटेशन सीखेंगे उनको ही हीलिंग करूंगा। अब तक मैं क्या है, सबसे बॉडी को ट्रीटमेंट करता था, लेकिन अभी मैंने सोचा कि अभी बॉडी पे काम नहीं करूंगा, जो लोग मेडिटेशन करेंगे खुद मेहनत करेंगे उनके ऊपर काम करूंगा। बिल्कुल वही तो मन से रिलेटेड यदि आप देखेंगे कुछ तो पास्ट लाइफ का मामला है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगेन इज अ वेरी डिफिकल्ट साइंस टू डिफाइन, बट पीपल गॉट रिजल्ट्स एंड इट कैन बी नेगेटेड। बट वो वाले पार्ट को देखेंगे तो उसका प्रभाव, जिसको अभी मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में कॉन्शियसनेस बोलेंगे, दर्शन टर्मिनोलॉजी में उसको चित्त कहेंगे, किसी को समबडी हैज टू म्यूट, उसको चित्त कहेंगे ना। तो चित्त में जो इम्प्रेशंस हैं, जो डीप सीटेड इम्प्रेशंस हैं, जो हमारे उससे कई बार लोगों को बीमारियां होती है ना। एंड लॉट ऑफ पीपल हैव फाउंड स्टडीड कि कैंसर भी, लाइक आई सोल कैंसर का एक केस बताया। तो एंड माने बिकॉज वी आर ऑन द सब्जेक्ट एंड थोड़े खुले मन से हम इसको देख रहे हैं, कुछ बीमारियां और कुछ दुर्घटना है पारलौकिक प्रभाव के कारण भी होता है। इट इज नॉट रियली मम्बो जम्बो। मैं स्वयं भी कुछ चीजों को देखा हूं एंड वी स्टे अवे फ्रॉम दो स्टोरीज बिकॉज उसका कोई प्रमाण नहीं है, देयर इज नो वे टू स्टडी इट, बट ये प्रभाव तो होता है। बिकॉज जीवन है तो फिर शरीर मरने के बाद भी जीवन है। शरीर सहित जो जीवन का प्रभाव है वो शरीर मरने के बाद भी प्रभावित करता ही है। ये आंखों में दिखता नहीं, इंस्ट्रूमेंट में आता नहीं, कैलकुलेशन में आता नहीं, ऑब्जर्वेशन में आता नहीं, इसीलिए इसको मेथोडिकली प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं है यूजिंग करंट सिस्टम्स। तो समराइज द स्वास्थ्य डिस्कशन, सो ताकि हम लोग आगे बढ़े, तो एक डेफिनेटली एक तो दिखता है कि जीवन आधारित पूर्व मैंने जीवन का प्लस अभी के जीवन का इंप्रेशंस जो मानसिकता में है, तथा जो पारलौकिक प्रभाव है ना। सो दिस इज अ कॉन्शियस इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड मन की स्थितियों के अनुसार शरीर के अनेकों भाग में रोगों को पहचानना। तो मन की उस स्थिति को शांत करने से शरीर की उस स्थिति को ठीक कर पाना, एक तो ये है। इसमें जैसे अभी भाई साहब ने अभी कहा कि हीलिंग, मैंने भी सुना है रेकी तो लॉन्ग डिस्टेंस भी होता है ना, कोई सिटी टू सिटी भी रेकी कर रहा है ना, अक्रॉस 1000 किलोमीटर्स। सो हाँ होता है, मुझे भी पता है, कर सकते हैं। वही तो फिर बढ़िया। मैं आप अपना नंबर छोड़िए, चैट बॉक्स में आपको कॉल करता हूँ, मेरा भी कुछ ठीक करना, बाल बाल सफेद। ठीक है, ओके सर। हाँ नहीं, मैं अभी हीलिंग मैंने बंद कर दिया, आप मेडिटेशन करोगे तो मैं हेल्प करूंगा। अच्छा ठीक है ना, आपसे अलग से बात कर लेंगे। मैं मानता हूं कि ये सब जो कर रही है मेडिटेशन ही है, अलग एनीवे मेडिटेशन इज ए डिफरेंट टॉपिक, हम उस पर आगे बात कर लेंगे। तो एक तो ये प्रभाव है जो कॉन्शियस इफेक्ट ऑन द बॉडी या ऑर्गन, एक ये सेट है ना। द सेकंड इज शरीर को ठीक करना। तो शरीर को ठीक करने के लिए वी आर सेइंग देयर आर 3 ब्रॉड मेडिकल सिस्टम्स अवेलेबल। एक प्लांट बेस्ड मेडिसिन है ना, दूसरा मॉलिक्यूलर बेस्ड मेडिसिन, and third if you see जो homeopathic medicine है which is dilution based approach. Diagnostics if you see तीनों systems का अलग है ना। तो एक में तो there is a lot of data, usage of instruments and pathology which is chemical reports, जो allopathy का है which is a very sound, and allopathy's biggest strength is this predictability and repeatability. Every allopathic doctor will hardly make a margin of error in most standard मतलब एलिमेंट्स एंड गिव द सेम काइंड ऑफ मेडिसिन व्हिच विल वर्क इन द सेम काइंड ऑफ वे, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट तक कैलकुलेटेड है। 2 mg का दवाई देंगे है ना, 500 mg का दवाई देंगे, कोई 10 mg का दवाई देंगे, ये फिक्स्ड है। तो इसकी तीनों सिस्टम्स की अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं, अलग अलग इनकी आई वुड नॉट कॉल इट वीकनेसेस बट लिमिटेशंस हैं। इसको पहचान कर होलिस्टिक माने या इंटीग्रेटेड है ना मेडिसिन की बात की जा सकती है। एंड एट एन इंडिविजुअल लेवल एक व्यक्ति को क्या करना है, ये शिक्षा का भाग तथा हमारे दिनचर्या का भाग होने से स्वास्थ्य संयम ठीक होता है। कुल मिलाकर जो समरी है वो अपना ऐसे बनता है।
आगे बढ़ते हैं उत्पादन कार्य या प्रोडक्शन सिस्टम। तो बहुत क्लियरली इसमें ये बताया जा रहा है कि भाई प्रोडक्शन का मतलब हम भौतिक वस्तु मतलब प्रकृति या नैसर्गिकता मतलब पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था तथा जीवावस्था पर जो श्रम करते हैं इसी को हम माने इसको कार्य कहेंगे, है ना, ये जो है वर्क या ऑक्यूपेशन, और उसके बदले में जो प्रोड्यूस मिलता है उसका नाम है उत्पादन। कार्य से प्राप्त वस्तु का नाम है उत्पादन। ठीक, अब बहुत ही प्रारंभिक क्रम में जब मानव इस धरती पर था या कम से कम 200-300 वर्ष पहले तक ये डेफिनेशन लागू होती थी। आज के दिन यदि कार्य को देखेंगे तो सर्विस सेक्टर एक बड़ा हो गया, बैंकिंग में कुछ लोग फोन कॉल सेंटर पे ना आपका फोन में सिग्नल गायब हो जाता है, आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है, आप किसी को फोन करो, आप किसी शहर में जा रहे हो तो आप वहां पर कॉल करके बोल दो मैं होटल में 3 बजे पहुंचूंगा, आपको रिसीव करने के लिए एक आदमी गाड़ी लेकर आ जाता है। तो कार्य का क्षेत्र इफ यू सी इन टुडेज वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। एंड आगे जाके मे बी 1.5 years फ्रॉम टुडे जब हम अर्थशास्त्र बुक में पहुंचेंगे, मे बी 2 years फ्रॉम नाउ, हमारी लंबी अध्ययन शिविर है ना, बिकॉज आराम आराम से चलने वाले हैं, बिकॉज वी ओनली हैव 4 hours एवरी वीकेंड। अर्थशास्त्र में जब पहुंचेंगे वी विल टॉक मोर ऑफ आज का सिस्टम, सो वी हैव 2 years टू गेट देयर। बट यहाँ परिचय शिविर के संदर्भ में यदि देखेंगे तो ये कार्य कहलाएगा, विच मीन्स की बात करना फिर ऑक्यूपेशन या व्यवसाय नहीं माना जाएगा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ वैद्य ऑक्यूपेशन, है ना। सो मेनी जॉब्स दैट आर देयर टुडे, ये सब रिस्क में आ जाते हैं इन दिस डेफिनेशन। उसको हैंडल कैसे करना, कैसे समझना, हम अलग से चर्चा करेंगे जब अपने अध्ययन या हमारे लाइफ डिसीजंस को लेकर हमको जब कुछ इफ समबडी जैसे आप में से यदि कुछ लोग दर्शन के अध्ययन के क्रम में अपने व्यवसाय को परिवर्तित करने का सोच रहे हैं तब हम उस चर्चा को करेंगे। यदि कोई सोच नहीं रहा तो उस चर्चा को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, या किसी को खराब लग रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, है ना, ये पैसा ले रहा हूँ, तो भी हम उस बात को कर सकते हैं। उस चर्चा को खुले मन से करेंगे, है ना, एक खुली चर्चा करेंगे उस पर। बट कुल मिलाकर प्रोडक्शन, तो नाउ यदि हम उत्पादन को देखेंगे तो एक क्वेश्चन ये है कि उत्पादन एक तो कहां से आ रहा है, इसको पहले फिक्स करने की आवश्यकता है। तो ये उत्पादन प्रकृति से हो रहा है ना, प्रकृति में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो ही रहा है। उस सिस्टम में जब मानव जुड़ के उसको स्पीड अप करने का प्रोसेस देखता है या अपने मन अनुसार करने का कोशिश करता है तब हम उसको व्यवसाय या एग्रीकल्चर बोलेंगे, है ना। तो हम जंगल में गए, पहले से एक फल लटका था, मैं तोड़ के खा लिया, तो मैंने उसको उत्पादन नहीं किया, केवल संचय किया, मैंने कलेक्ट करके खा ली तो मेरा हो गया फल। उसके पहले वो उस पेड़ में लटका था, इट वाज नोबडीज, राइट। बट उस पौधे को लाकर मैं घर पे रखता हूँ और उसको ठीक करके मैं उसमें आम, तो वो फिर मेरा उत्पादन कहलाए, कर रहा है प्रकृति उसको। तो जो मेन जो इशू हमको समझने के लिए है, भ्रम से मतलब थोड़ा मुक्ति के लिए, वो आम का पेड़ मेरा नहीं हुआ है, तो मेरा ही मानव के समाज के अर्थ में मेरा हुआ है, बट फाइनली देखें तो प्राकृतिक है। मैं कितना भी आम का पौधा लगा दूं, इफ इट रिफ्यूजेस टू बेयर फ्रूट, में कुछ नहीं कर सकता, है ना। यदि वो फल आता ही नहीं उसमें से, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी कहां तक वो है इंटरवेंशन है, प्रकृति में जो उत्पादन हो रहा है, इसमें प्राणावस्था में ही उत्पादन होता है, पदार्थ में तो कोई उत्पादन होता नहीं है ना। पदार्थ इज नॉट मल्टीप्लाइंग, हम आगे देखेंगे पदार्थ का धर्म अस्तित्व धर्म है ना, प्राण का धर्म पुष्टि धर्म, तो मल्टीप्लिकेशन हमको प्राणावस्था में ही दिखेगा। आगे प्रकृति के अध्ययन में हम देखेंगे उसको। तो उसके नियमों को पहचान कर उसके लिए अनुकूल कंडीशंस को पैदा करना, ये मेरी मतलब वो है भाग मतलब योगदान उस प्रोसेस में। तो उसका पानी हवा तो हम दे नहीं सकते, सूरज से बताना रखना, कब बोना है, कौन से सीजन में क्या आता है, इसकी समझ मनुष्य ने विकसित की है एग्रीकल्चर के द्वारा। बट कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि ये हो रहा है प्रकृति से, हमको लगता है कि मैं पैदा कर रहा हूँ। फिर उसको कितना मॉडिफाई करना है इसको फिर हम डिसाइड नहीं कर पाते, जैसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गया सीड्स का, ठीक, या यूजेज ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हो गया, उस पर हम थोड़ा सा आएंगे। बट कुल मिलाकर यदि हम देखेंगे तो हम केवल पौधे को बोते हैं, क्योंकि प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन मनुष्य के लिए अभी भी प्लांट्स ही है, इट इज नॉट एनिमल येट, अनलेस यू आर लिविंग इन अलास्का और समथिंग, यहाँ पर केवल है ना सील का मीट खा रहे हैं और ये सब खा रहे हैं। बट अदरवाइज मनुष्य मैंने ग्रेन्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम से कम आज के परिप्रेक्ष्य में तो खा ही रहा है।
तो हम केवल बो रहे हैं, हम भोजन को समेटते हैं, उसको संग्रह कर लेते हैं, उसको सुरक्षित कर लेते हैं। जैसे गेहूं को मैंने बोया तो प्रकृति में गेहूं का उत्पादन होता है, उसको मानव ने पहचाना है। तो कई बार हम ये भी एक मिस्टेक कर लेते हैं, बहुत सारे हेल्थ मूवमेंट में कई सारे ऐसे पैथीज हैं, आई विल नॉट टेक द नेम्स। ऐसा लगता है कि प्रकृति में जो होता है उसी को मानव को खाना है। एक्चुअली प्रकृति में एग्रीकल्चर होता ही नहीं है ना, फल बहुत सारा जंगल में होता ही नहीं, वो बंदर के योग्य ही, मनुष्य के योग्य नहीं है। सो ह्यूमन बीइंग इज नॉट एन एनिमल। कई बार हम भोजन के बारे में सोचते सोचते वहां पहुंच जाते हैं कि मानव केवल फ्रूट खाएगा और दाल रोटी नहीं खाएगा और दूध नहीं पिएगा। जो भी, दूध को हम छोड़ देते हैं बिकॉज इट्स अनदर डिफिकल्ट टॉपिक टू डील विद। परंतु मानव ज्ञान अवस्था की क्या है, मतलब अकल लगाएगा। बंदर और मेरे में अंतर क्या है, बंदर इज लिमिटेड टू, उसको प्रकृति से क्या मिलता है, मैं सोच के उसको बढ़ा सकता हूँ और उसमें मैं समय बचा सकता हूँ, तो मुझे तो करना ही पड़ेगा वो। मेरे घर के बगल में मैं पपीता का पेड़ लगाऊंगा ताकि मेरे को 2 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े। फिर मैं बीजों को ऐसे जोड़ के देखूंगा जिससे पपीता मेरे को 8 महीने मिले कंपेयर टू ओनली 3 मंथ्स। फिर पपीते के साइज को भी बड़ा करने का सोचूंगा मैं, है ना, क्योंकि मुझे बाकी भी करना है, शिक्षा करना है, संस्कार करना है, न्याय करना, थोड़ी बंदर जैसे केवल खा के बैठे रहना। ये सब तो करना ही है ना, ये सारे सिस्टम्स, न्याय, सुरक्षा, रेल रोड, सारा करना पड़ेगा, राइट। सो एग्रीकल्चर इज अ नेसेसिटी ह्यूमंस के लिए, और जहां इरिगेशन हो सकता है हम करेंगे, है ना, पानी को कुछ बोर लगाएंगे, पाइप से पानी नदी से लाएंगे। हम ये नहीं बोल सकते कि जहां नदी का पानी पहुंचता वहीं पर खेती करो, कुछ इरिगेशन कैनाल तो बनाना ही पड़ेगा। बट ये करेंगे कैसे, प्रकृति का पूरा जो सिस्टम है उसको समझते हुए, उसमें लार्ज स्केल असंतुलन न पैदा करते हुए करना पड़ेगा। कुल जो चीज हमको समझ में आती है प्रकृति के अध्ययन से, है ना। तो यदि हम देखेंगे तो उत्पादन के 2 भाग हैं, ठीक। एक तो क्या उत्पादन करना है, ठीक, दूसरा कैसे उत्पादन करना है। तो अभी यदि हम देखेंगे तो क्या उत्पादन करना, ये अभी मानव ने अभी ठीक से तय नहीं किया है, क्योंकि उत्पादन का उद्देश्य अभी तय नहीं। एक तो जो खाद्य पदार्थ है, खाने के जो पदार्थ है, ये शरीर के लिए अनुकूल समेटना जितने वैरायटी से हो सकता है उसके दृष्टि से बन रहा है एक। दूसरा अर्थशास्त्र की दृष्टि से बन रहा है, क्योंकि नया नया प्रोडक्ट बनाकर बेचने से ही कंपनी सक्सीड हो सकती है, सैलरी मिल सकती है और पैसा अधिक बढ़ सकता है। तो ये 2 चीज एक्चुअली डिसाइड कर रहे हैं कि क्या उत्पादन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल पैकेज फूड्स। अब पैकेज फूड आपको कब चाहिए, आप कहीं यात्रा में जा रहे हो, आपको किसी पहाड़ में ट्रेकिंग जाना है, आप अंटार्कटिक एक्सपीडिशन में चलेंगे तो पैकेज फूड है। जब आपके घर में चूल्हा है और बगल में भोजन मतलब सब्जी मिलती है तो उसको पैकेज करने की क्या आवश्यकता है। इसके लिए सरकार ने लैब बनाए। मेरे ससुर रिटायर हुए, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTR है मैसूर, वहां से रिटायर। तो ये जितना पैकेज फूड बनता है वहीं पर आविष्कार होता है। और मैंने उनको एक बार पूछा कि वहां के साइंटिस्ट कोई खाता है क्या, बोला एक भी आदमी पैकेज फूड नहीं खाता वहां का साइंटिस्ट, सबको गरम डोसा ही चाहिए, इडली पैक करके थोड़ी कोई खाना चाहता है। बट उसको हम करेंगे क्योंकि वो नौकरी है, उसका पैसा मिलता है। सो सिस्टमिक लेवल पर भी मानव नहीं सोच पाया है कि उत्पादन शरीर के लिए क्या अनुकूलता है और किस कंडीशन में क्या उत्पादन करना है, ये क्लियर नहीं है ना। दूसरा फिर अभी तो उत्पादन में जैसे, ठीक है, किसी ने हैंड रेस किया, पहले उसको पूरा कर लेते। जी भाई साहब, मनीष जी। भैया एक ये इससे दोनों से ही जुड़ा हुआ है, उत्पादन से और स्वास्थ्य से। आजकल एक मूवमेंट है कि जैसे एनिमल प्रोटीन के ऊपर कि मतलब फूड, एनी फूड फ्रॉम कमिंग फ्रॉम सोर्स ऑफ एन एनिमल लाइक मिल्क और मिल्क बाय प्रोडक्ट कॉज मतलब इश्यूज, हार्ट डिसीज एंड ऑल दैट। इस पे क्या मतलब दर्शन का कुछ कहना है? भैया दर्शन तो ये कह रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री इज अ गुड थिंग, है ना, और डोमेस्टिकेटेड एनिमल जैसे गाय को ही बता रहा है। बट लेट अस फॉर सिंप्लिसिटी से टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन एंड कंट्रोवर्सी हम भैंस को भी जोड़ लेते हैं उसमें, और चलो बकरी को भी रखते हैं, ऊंट को भी रख लेते हैं क्योंकि लोग ऊंट का भी दूध पीते हैं, याक को भी रख लेते हैं क्योंकि याक का भी दूध पीते हैं लोग लद्दाख में। तो ये सारे दूध
ये आपके दूध का लिखा नहीं है मदर्स दर्शन में, बट टू मेक मैटर सिंपल फॉर अस मैं यहाँ कर रहा हूँ। समाधानात्मक भौतिकवाद एक बुक है, वहां जब पहुंचेंगे तब उसे निपटेंगे, उसमें एक पूरा चैप्टर है ना। बट अभी समय बचाने के लिए, इमोशन बचाने के लिए, लेट अस जस्ट स्टे विद दिस। तो दर्शन तो कह रहा है कि दूध अनुकूल है ना हृदय के लिए। तो हृदय की पुष्टि करता है दूध, गाय का दूध। अब उसमें देशी गाय का दूध, देशी गाय का दूध आएगा A1A2 प्रोटीन, तो दैट इज अ झंझट है ना। I'll stay away from that because उसका भी scientifically there is no proof and there is nothing called A1A2 scientifically, है ना। And it is a myth कि जो जहां होता है वो सारा A2 ही है। कई जगह A1 भी मिलता है, A2 भी मिलता है, लोकल पॉपुलेशन में भी, हाइब्रिड में ही मिलता है, ऐसा नहीं है। So lot of the discussion on milk is also emotional driven। एनिमल प्रोटीन से दूर रहने वाला, देखिए मैं ऐसे लोगों को पहचानता हूँ, जैसा हमारे एक मित्र हैं, वो दूध ही नहीं पीते क्योंकि उनको लगता है दूध, वो भी दो कारण ना, एक तो हेल्थ को समझने के कारण कि भाई लॉजिक से आता है। देखिए एवरीथिंग हैज सम लॉजिक एट द बैक और सम इमोशन, दो ही चीज बनता है मनुष्य में। एक लॉजिक क्या है कि कोई भी दूसरा एनिमल दूसरे एनिमल का स्पीशीज का दूध पीता है, वो अपने ही माँ का दूध पीता है, तो मनुष्य को पीने की कोई जरूरत नहीं। एक लॉजिकल है, इट साउंड्स फाइन, है ना, कि भाई एक बच्चे को माँ का दूध मिले, 2 वर्ष मिले, 3 वर्ष मिले, किसी बच्चे को मिलता ही नहीं, वो पी नहीं सकता है, माँ को दूध ही नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है, तुम सोचो जब मिल रहा है तो तुमको सप्लीमेंट करने की क्या जरूरत है, जिंदगी भर पीने की क्या जरूरत है, होता ही नहीं। फिर उसके बहुत सारे तर्क देते हैं कि दूध आपको ये नुकसान करता है, ये नुकसान करता है, एसिडिटी करता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस करता है, गैस पैदा करता है, फलाना फलाना फलाना, है ना। ये तो फिर दूध से ही दूर रहो, एक सोचिए, ये लॉजिकल अप्रोच। दूसरा अप्रोच है कि भाई लॉजिक पता नहीं ये वाला उसको मानते हैं कि नहीं, बट भाई तुम किसी दूसरे का दूध चुरा के तुम पी रहे हो, तो दूध तो बछड़े के लिए था, तुम्हारे पीने से वो बछड़े को नहीं मिला। जो लोग गाय पालता है, और मैं उन लोगों से बात किया हूँ, हम लोग एक जगह पे रहे भी जहाँ पर गाय पालते हैं, वो बताते हैं कि बछड़ा यदि पूरा दूध पी लेगा तो बीमार पड़ जाएगा, है ना। काउस को इतना हद तक डोमेस्टिकेट कर लिया मानव ने, और जो भी प्रोसेस से गुजरा ओवर मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, गाय की दूध की प्रोडक्शन इतनी हो गई है, जैसे 6 लीटर दूध एक गिर गाय देती है, उसका बछड़ा 6 लीटर दूध पीगा तो मर जाएगा, है ना, बीमार पड़ जाएगा। 6 लीटर दूध पी नहीं सकता, उसको घास भी खाना पड़ेगा। तो फाइनली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के साथ मनुष्य को उनके नियमों को पहचान कर उसके साथ करना पड़ेगा। एक फिर इसके भिन्न कुछ तर्क या ज्ञान चाहिए ये प्रूव करने के लिए कि इस दूध को पीने से उसको लाभ होता है और क्यों उसको पीना चाहिए, उस तर्क को देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दूध को हृदय के लिए अच्छा माना गया है, गाय के दूध, देशी गाय के दूध। तो देशी एंड हाइब्रिड गाय में क्या है, we can get into it now if you want to, but since हम उत्पादन के ही पॉइंट पर है, बट दैट्स द टेक ऑन इट, है ना। तो दर्शन स्टेक मैंने आपको बता दिया, और जो लोग ऐसा सोचते हैं उसके पीछे क्या सोच विचार है ये भी आपको बता दिया। फिर कुछ लोग हैं तो फ्रूटेरियन बोलते हैं, वो आप, मैं आपको बता रहे, चिड़िया जैसा है आदमी, कोई भी चिड़िया या एनिमल ग्रेन नहीं खाता, इसलिए आदमी ग्रेन ही नहीं खाएगा केवल, और दूध तो पीना ही नहीं है, तो आप क्या खाएंगे, केवल फल और सब्जी खाएंगे, जैसे जिराफ या हाथी खाता है। उसका और एक एक्सट्रीम आएगा कि कुकी मत करो, रॉ ही खा लो। आप मॉडर्न मेडिसिन को पूछेंगे, वो बोलेगा कैरेट को कुक किए बिना उसमें बीटा कैरोटीन बनता ही नहीं, ठीक है ना। तो केंद्र में हमको मनुष्य के अध्ययन को रखना पड़ेगा कि मानव ज्ञान अवस्था की इकाई है। इन तीनों अवस्थाओं के नियमों को समझकर उसके लिए उपयोगी क्या है उसको विवेक पूर्वक डिसाइड करना पड़ेगा, तथा इन तीनों अवस्थाओं को नियंत्रित भी उसी को करना पड़ेगा, है ना। बेसिक पोजिशनिंग विद नेचर फिक्स होना पड़ेगा फर्स्ट, वो ज्ञान अवस्था की इकाई के नाते ही होगा, ठीक है ना। ठीक है भैया। और ये देसी और हाइब्रिड में क्या है, आप कुछ कह रहे थे? यार देखिए, मैं हमारे घर में भी हम देशी गाय का ही दूध ले रहे हैं अभी, देशी के नाम से आता है। आई हैव नेवर गॉन एंड सीन द काउ, बट फ्रॉम द कलर ऑफ द मिल्क एंड उसका पतला कितना होता है और उसका जो घी बनता है उसके कलर से ये मिलता है कि वो देशी। अब हमारे गुरुजी भी बोले देशी गाय का ही दूध है, बट मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं खुले मन से जब मैं उसको देखने गया तो मुझे समझ में नहीं आया क्या फर्क है ना। जैसे ये बोलते A1A2 प्रोटीन, उसको जब मैं स्टडी करने गया पता चला ये न्यूजीलैंड की किसी कंपनी ने मार्केटिंग टेक्निक के रूप में यूज किया। Definitely there is a difference in the structure of the protein, but many European cows also have A2 protein,
So it is not necessary that any cow that comes from Europe, जैसे जर्सी हो गया, comes from London, या होल्स्टीन फ्रेजर हो गया जो डच एक ब्रीड था, which are very high yield varieties है ना, देशी गाय 6 देता है, ये सब 13-18 तक देते हैं। तो उसमें बताते हैं कि कोई एक एंजाइम होता है, बीसीएम कुछ नाम देते हैं, जो हमारे शरीर में नहीं होता है, इससे वो सिंथेसाइज में होता है, उसका प्रोटीन, केसीन एक प्रोटीन होता है और एक प्रोटीन होता है ना उसमें काऊ में, तो वो जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज नहीं कर पाता हमारा बॉडी, विच कुड बी द केस बिकॉज आपने हाइब्रिड कर दी, वो यहाँ मेट करके अलग हो गया, तो हो सकता है कि जर्सी का दूध वहां के लोगों के लिए ठीक था और हमारे लिए यहीं का दूध। बट इफ यू स्टडी केमिकली देयर इज नो मतलब डेफिनेटिव आंसर फॉर इट। कुछ लोग यहाँ तक बोलते हैं कि डायबिटीज भी आपको इसीलिए हो रहा है, बहुत सारी लाइफस्टाइल बीमारी वैसे ही हो रहा है, बट लाइक वी सेड लिटिल बिफोर, डायबिटीज का एक बड़ा कारण है मेंटल स्ट्रेस। तो जिसको डायबिटीज हो रहा है वो देशी, वो है जर्सी के दूध से हो रहा है ना। जर्सी मतलब हाइब्रिड, विदेशी, क्योंकि होल्स्टीन फ्रेजर भी है, जबकि जर्सी इज वन टाइप। जो हम्प नहीं होता ना काऊ में, फ्लैट हम्प होता है, जर्सी होते हैं यहाँ पर, मोटा होता है, स्पॉट्स होते हैं उसमें, सफेद सफेद धाप धब्बे, वो होल्स्टीन फ्रेजर है। बट मेंटल स्ट्रेस इज ऑल्सो बिग कॉज फॉर डायबिटीज। सो स्टडिंग दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इस पे कौन करेगा क्लिनिकल ट्रायल? ट्रायल ही कौन करेगा स्टडी का? बिकॉज ट्रायल नीड्स मनी and you will only do a trial if you can sell something at the end of it. आपको यदि 10 करोड़ रुपए डाल के ट्रायल करना है तो 12 करोड़ की प्रोडक्ट तो बेचनी पड़ेगी ना। If you are a company, so government should get into this. Our government labs, जितने बड़े-बड़े मेडिकल लैब्स बैठे हैं, जनहित में उनको ये स्टडी करना चाहिए और इसका रिजल्ट देना चाहिए। अभी लॉजिकली तो इससे अधिक अपन बोल नहीं सकते, बट मुझे तो कोई डिफरेंस मिला नहीं एक। बट दूसरा एक यूजफुल एक लॉजिक मैं आपको दे सकता हूँ सोचने के लिए, जो मुझे रिसेंटली अकर किया। देशी गाय का जो घी है अपने देश में, ये बटर से बनाया हुआ घी है, कमर्शियल घी 2,500 रुपए किलो, 2,400 रुपए किलो में बिकता है। यदि सीधा क्रीम से मिलता है तो लगभग 1,800 रुपए मिलता है ना। यदि आप मैंने अनएडल्ट्रेटेड बढ़िया वाला लेना चाहते हैं 1,500-1,200 रुपए मिल जाता है अमेजोन। यदि आप लोकल कंपनी से खरीदते हैं तो 500, 600, 450 से भी शुरू होता है, बट लोग बोलते हैं उसमें एनिमल फैट भी है, राइट। सो नाउ यू हैव मिल्क मेड, मतलब घी मेड फ्रॉम जर्सी और देशी, ईदर फ्रॉम क्रीम और फ्रॉम बटर, सो 4 वैरायटीज हो गया। The production of Jersey is 2 times that of Deshi. Hence, the cost of Deshi गाय का Jersey ghee from butter is half that of Deshi, है ना, because production is 2 times. But it suddenly occurred to me few months ago कि जब आप बटर बनाते हो या क्रीम बनाते हो तो प्रोटीन तो वैसे भी निकल गया, केवल फैट बचा। The supposed problem with the Jersey milk is a protein. आपका शरीर उसको सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, मान लेते हैं। प्रोटीन तो निकाल दिया आपने, बचा हुआ फैट है। सो व्हाई पे 2 to 3 टाइम्स फॉर देशी गाय का फैट, है ना। इस तक में आंखों में रुक गया, इससे अधिक मैंने उसको स्टडी नहीं किया। तो उसके बाद फिर मैंने घर में नियम बनाया, यदि भोगना है आपको, मैंने भोगने का मतलब मजा मारना है, पनीर खाना है, रबड़ी खानी है ना, गाढ़ा आपको वो खाना है, खीर खाना है, और गाजर की हलवा पराठे भी आपको घी में सेक के खानी है ना। जो शहरी आदमी करेगा, गांव में कभी लोग करेंगे, इतना पैसा होता ही नहीं, इतना दूर ही नहीं रहता है खाने के लिए। सो यूज जर्सी बिकॉज यू गॉट रिड ऑफ द प्रोटीन। व्हाई पे 3 टाइम्स ऑफ द सेम फैट, राइट। उसमें बटर से बनाया हुआ या क्रीम से बनाया हुआ, दैट यू हैव अ चॉइस। उसमें जो फील्ड के जानकार लोग हैं, जैसे आई मीन इफ यू वांट टू बाय थिंग्स कमर्शियली, हमारे पर्सनल हित के रूप में मैं बोल रहा हूँ, जैसे अमूल घी इज वेरी सेफ। पूरा स्टडी करके जो लोग बिल्कुल उसमें एक्सपर्ट है वो बोलते हैं अमूल का सबसे सेफ है, क्रीम से बना हुआ। मैं क्या करता हूँ, हमारे लेन में बहुत सारी डेयरी है, उनसे मैं बटर ले लेता हूँ जर्सी का ही, उसको गर्म करके घर में घी बना लेता हूँ। बिकॉज यू कैन नॉट अडल्ट्रेट बटर, इफ यू अडल्ट्रेट इट ऑल्सो हीट करने से उसको घी तो बनना पड़ेगा, आंख के सामने दिखता प्रोसेस। सो सिंपल। तो आप जहाँ रह रहे हैं, यदि आपको बटर मिलता है, यू आर बेटर ऑफ हीटिंग दैट टू मेक घी एट होम। और उसका गंध भी अच्छा आता है और वो लिक्विफाई भी होता है। उसका पहचान ये है कि नीचे एक सॉलिड लेयर होगा और ऊपर एक लिक्विड लेयर होगा।
वही चीज यदि आप देशी गाय का घी लेते हैं तो आपको 3 गुना पड़ेगा कॉस्ट। तो मुझे बटर मिलता है 600 रुपए किलो में, और लगभग 750 किलो में मेरे को घी बन जाता है, बटर का घी जर्सी। इसको मैंने देखा अमेजोन से खरीद के, तो 1800 रुपए में पड़ रहा था, घर में 750 का आ रहा है। तो ये उत्पादन क्या करना है, sometimes is not a very easy answer, but we are not getting into this level of detail अभी सिस्टमिक लेवल पे। ये तो पर्सनल चॉइसेस की बात है, और क्योंकि हमारा हेल्थ और हमारे बच्चे की हेल्थ भी हमारे सामने मैंने बता दिया, तो मैंने अपने लिए छोटा नियम सोचा कि भाई जो गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग लोग हैं, इनको देशी गाय का दूध पिलाया जाए। क्योंकि हम लोगों की ज्यादा प्रॉब्लम इज ऑल्सो प्रोडक्शन। हम लोग इतना दूध का प्रोडक्ट कंज्यूम करने लग गए जो हमारे बाप दादा नहीं करते थे। हमारे घर में, मैं दादाजी के घर में देखता था, वो देशी जो गाय होती थी वो 1 गिलास दूध देती थी। देयर वाज नो गिर गाय, एंड इट वाज वेरी रोबस्ट, और वो बहुत गाढ़ा होता था दूध, एंड उसमें बोलते हैं औषधि प्रॉपर्टी बहुत होता था। वो जाके जंगल में इधर उधर चर के आती थी, तो उसमें से इतना सा घी निकलता था। तो वो नैवेद्य बोलते हैं, वो भगवान के सामने रखते थे, सबको 1 चम्मच मिलता था दूध, वही है दूध पीने के लिए। नोबडी कंज्यूम सो मच ऑफ मिल्क। ये भी एक पक्ष है यहाँ कंसिडर करने के। अभी हर स्ट्रीट में 10 दुकानें हैं मिठाई के, हर आदमी दिन में 3 बार कॉफी चाय पी रहा है। तो सडनली ह्यूमन बीइंग्स आर कंज्यूमिंग लॉट ऑफ मिल्क। ये बात तो है ही, इवन इन एडल्टहुड। पहले नहीं था, कोई कोई राजा वाजा पीता होगा, जमींदार, बाकी लोगों की इतना दूध। भारत में दूध की कमी थी ना। ये तो कुरियन जो व्यक्ति थे जो गुजर गए, अमूल जब शुरू किया, दे स्टार्टेड अ प्रोग्राम कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड, कि भारत को दूध से फ्लड कर दो गुजरात में, तब तो इतना दूध बना। वी आर ए नेट एक्सपोर्टर टुडे, एट वन टाइम वी वर इंपोर्टिंग मिल्क। जब भी आज बचपन में जो दूध का पैकेट आता था उसके ऊपर ऑपरेशन फ्लड लिखा रहता था, और एक दूध का एक ड्रॉप दिखता था। पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं। अभी सामान्य हो गया भारत में दूध, बट इतना दूध नहीं होता था। तो दूध इज अ बिग थिंग, बट एट अ सिस्टमिक लेवल क्या उत्पादन करने में हमारे जो भोजन के पदार्थ हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 2 थिंग्स लाइक मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स, इसकी आवश्यकता है कि नहीं ह्यूमैनिटी के लिए, ये सोचने का एक मुद्दा है ना। या बंजी जंपिंग का एक रोप, या मॉल में एक एंटरटेनमेंट जोन बच्चे के लिए। डू यू रियली नीड टू प्रोड्यूस दिस, कीपिंग इन माइंड जीवन एंड मानव लक्ष्य? इफ यू लीव दैट देन जरूरी है, क्योंकि संवेदनाओं की तृप्ति के लिए आवश्यक है, मजा आता है बच्चों को। तो उसकी क्लैरिटी हमको हो, बाकी फिर सिस्टम में वो कब जाए ना जाए एक अलग होता है। ये हम अपने जागृति के अर्थ में बात करें। दूसरा, उसको प्रोडक्शन करने का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो कैसे होगा। तो नियमों में एक प्राकृतिक नियम को हम समझेंगे तो प्रकृति में दिखता है कि एक चक्रीय क्रम है ना, नथिंग इज वेस्टेड। मतलब पेड़ का पत्ता नीचे गिरता तो पुनः माने मिट्टी में बदल जाता है, ऐसा नहीं कि वो प्लास्टिक जैसा रह जाता है। तो एक चक्रीय क्रम है, एक पूरकता भी दिखता है ना, कि पेड़ और पौधा दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हो जाते हैं। एंड लाइक आई सेड, मनुष्य डम नहीं है। तो जहां उर्वरक जमीन नहीं है, अनुर्वरक जमीन है, उसको उर्वरक कैसे बनाना, फर्टाइल कैसे बनाना, उस प्रोसेस को समझ के उसको स्पीड अप कर सकता है। क्या फर्टिलाइजर केमिकल फिर हम बिल्कुल बंद कर दें? देखिए, दर्शन में तो लिखा है बंद कर दो, भौतिकवाद बुक में लिखा है। प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो अभी श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, जो उनके प्रेसिडेंट है राजपक्षा, कहीं से तो ऊपर लहर आ गया, बोल दिया श्रीलंका विल बिकम टोटली ऑर्गेनिक। ये नहीं सोचा कि उसका रिप्लेसमेंट कैसा होगा, सडनली ऑर्गेनिक को बंद कर दिया। दे आर सेइंग दैट इज वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। आप पेपरों में पढ़ते होंगे, सिविल वॉर जैसे हो गया है। मतलब उनके पास पेट्रोल खरीदने का पैसा नहीं है, 4 दिन का स्टॉक है या 1 महीना का स्टॉक है पेट्रोल का, ऐसा लिखे। देयर इज नो डॉलर्स टू पे फॉर पेट्रोल। सो सिस्टमिक इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट दैट सिंपल। हमारी पर्सनल स्वीकृति क्लियर हो जाए, कई बार डालना पड़ता है ना। फिर आप कितना फर्टिलाइजर डालेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। जैसे फॉस्फेट हो गया, डीएपी हो गया, डाई अमोनियम फॉस्फेट हो गया, यूरिया हो गया। यूरिया पहले से भी शरीर में है, हमारे शरीर से भी यूरिया निकलता है। ये लोग टेस्ट करते हैं ना, यूरिन में यूरिया टेस्ट करते हैं, यूरिया कितना है, प्रोटीन कितना निकल रहा है शरीर से। प्रोटीन यूरिया रेशियो भी निकालते हैं, मेरे नानी के लिए निकाले थे, किडनी प्रॉब्लम है।
तो यूरिया तो धरती में है ही, तो जो हम डाल रहे हैं, इफ इट इज गोइंग टू स्पीड अप द प्रोसेस, इट शुड बी कंसिडर्ड। इसमें प्रॉब्लम क्या है? 2 प्रॉब्लम आता है फर्टिलाइजर में। एक तो अज्ञान, जो डालने वाला आदमी उसको ये नहीं पता कि कितना डालना है। दूसरा लाभ, वो जल्दी में पूरा करना चाहता है और फर्टिलाइजर कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव वो ज्यादा बेचना चाहता है। जो पंजाब की आज प्रॉब्लम हो गई कि सारा भूमि खारा हो गया, एसिडिक हो गया, and nothing is growing there, and cancer बढ़ गया because of heavy use of pesticides and fertilizer. So यूरिया की कोई तो इंटरमीनिंग स्टेज में यूरिया की कोई साइकिल को पहचानना पड़ेगा कि फर्टिलाइजर कितनी देर में उड़ जाता है, कौन से स्टेज में डालने से वो मैंने प्लांट में रहकर जितना लेना प्लांट नाइट्रोजन मान लीजिए करता है, नाइट्रोजन हमने डाला तो नाइट्रोजन फिक्स होकर कितना प्लांट लेगा और बाकी कितना उड़ जाएगा। कोई विशेष फंगस आ रही है और खत्म कर रहा है तो देन यू नीड एन फंगिसाइड। वो फंगिसाइड डालने के कितने समय में प्लांट से उसके ट्रेसेस खत्म हो जा रहे हैं। सो नाउ देयर इज अ ट्रेंड कॉल्ड जीरो रेजिड्यू फार्मिंग व्हिच ट्राइज टू यूज फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंटेलिजेंटली एट दैट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल, ताकि आपके कंजम्पशन के टाइम में वो आपको ना मिले। These are all approaches. I am not saying for and against, but एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे सामने है ना, श्रीलंका बैठ गया पूरा ऑर्गेनिक होने। सिक्किम में बोलते सारा ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, बट सिक्किम में लैंड अंडर एग्रीकल्चर कमी है, पहाड़ी इलाका है। तो ये तो एक बात है ही, क्योंकि प्रोडक्टिविटी उसमें कम हो रही है ना, नेचुरल। तो ओनली फ्यू पीपल कैन अफोर्ड द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस दैट टुडे। जो अमीर आदमी है वही ऑर्गेनिक खा सकता है। यू कैन नॉट फीड द मासेस, लोग मर जाएंगे। दूसरा, हम लोग इतना वैरायटी खाने के अभ्यस्त हो गए कि हमको 12 महीने इतना सारा चाहिए और क्वांटिटी भी बढ़ गया। मेरे पिताजी बोलते जब छोटे थे, और ये जमीन लैंड ओनिंग फैमिली थी हमारी, 3 एकड़ जमीन थी, बाकी लोगों के पास वो भी नहीं है, तो गरीबी सोचिए कितना है। मैं इसीलिए इन चीजों को रख रहा हूं ताकि हम आदर्शवादिता से दूर रहें, नहीं तो कई बार हम इस चक्कर में एक आइडियलिस्टिक अप्रोच में चले जाते हैं, विच इज नॉट प्रैक्टिकल। तो मेरे पिताजी बोलते सब्जी मिलता ही नहीं था, भिंडी और बैगन 2 चीज होता था घर में, कई बार सूखा पड़ जाता था, कुछ नहीं होता था। तो जो सांबर होता है, जो एक दाल का एक होती है ना साउथ इंडियन सांबर, उसमें 2-3 टुकड़ा मैंने ये गोभी या आलू कुछ मिल जाता था। आलू नहीं खाते थे उनके घर में मान्यता के कारण, तो बैगन या भिंडी मिल जाता था, वही सब्जी थी, 2-3 टुकड़ा। अभी हमको एक टाइम पे एक आदमी को 1 पाव सब्जी चाहिए रोटी के साथ, नहीं तो उसको पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता है। एंड जनसंख्या तब से 3 गुना हो गया, आदमी का कंजम्पशन 2 गुना हो गया। सो बाय फैक्टर ऑफ 6 यू नीड प्रोडक्शन। एंड किसान बनने के लिए तैयार लोग कम हो गए बिकॉज ऑफ एजुकेशन। सो यू नीड मास स्केल फार्मिंग। So we have to understand that the system that we see today is actually a response to a particular need in human beings. कई बार क्या होता है हमारे समीक्षा में, we start a blame game। तो हम जीवन विद्या शिविर कर लिया तो आप सब गलत, ऐसा नहीं है। यू आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम सिस्टम। तो सिस्टम बनी है किसी मानसिकता का प्रकटन है, प्रकाशन है, तथा किसी कंडीशन के रिस्पॉन्स में वो बना। यदि मानव पहले से ऑर्गेनिक खेती करते हुए सुखी होता तो ना पढ़ लिख के आता, ना बैंक में काम करता, वहां कुछ तो झमेला हो गया। यदि जॉइंट फैमिली पहले से बढ़िया थी तो टूटता ही नहीं, उसमें झंझट है तभी तो टूटा, तभी तो न्यूक्लियर फैमिली बनी। वो हमको समझना पड़ेगा। उत्पादन है ना, कैसे उत्पादन करना है। तो इसमें आज के समस्याओं को देखेंगे वर्तमान स्थिति में, तो 2 प्रकार की समस्या हमको दिखती है। एक तो प्रदूषण, पोल्यूशन, which is a live problem. Second is क्षरण रिसोर्स डिप्लीशन, है ना। तो प्रदूषण कब हो रहा है? प्रदूषण ये लास्ट लाइन में लिखा है कि हम ऐसी कोई चीज बना रही है जो प्रकृति के चक्र में नहीं लौट पा रहा है, या दीर्घकालीन रूप में बहुत लेट लौट रहा है। जैसे हमने थर्मोकॉल बना दी, वेरी यूजफुल, बट दे से इट टेक्स 300 years to degenerate, है ना। Now, but thermocol came up in response to sending fragile goods over long distances. तो मुझे यहाँ बैठ के टीवी देखना, टीवी बन रहा है चाइना में, तो थर्मोकॉल में आना ही पड़ेगा उसको, या तो टीवी देखना बंद करो, स्क्रीन ही गायब कर दो, तो थर्मोकॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो केवल थर्मोकॉल पे चिल्ला का फायदा नहीं है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल को समझनी पड़ेगी, कैसे पैदा हुआ वो, फिर उसके विकल्प को सोचना पड़ेगा, है ना। वैसे ही प्लास्टिक का है, अभी धीरे धीरे भारत ने लास्ट ईयर प्लास्टिक बंद करने का कोशिश किया,
कहीं कहीं इलेक्शन हो रहा था तो उनको वापस लेना पड़ा। सारे शॉपकीपर और जितने छोटे, अभी प्रॉब्लम ये है ना, आप प्लास्टिक बंद करो, बैन करो, उतना रोजगार आपको पैदा करना पड़ेगा। 2 करोड़ लोगों की आजीविका या 1 करोड़ या 50-80 लाख लोगों की आजीविका प्लास्टिक बैग बना के बेचने में लगा। वो खाएंगे कैसे? आपने सडनली बंद कर दी। यहाँ हम सिस्टम के लेवल पर बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम केवल थियरी, मतलब एब्सोल्यूट थियरी से वो काम नहीं चलेगा। एब्सोल्यूट थियरी दर्शन का जगह है, इम्प्लीमेंटेशन के जगह सोचेंगे तो सोचना पड़ता है। तो हम पर्सनल जगह पर क्या कर सकते हैं, इन चीजों की उपयोगिता कम करें, प्लास्टिक की यूजेज और ये सारी चीजें, या रीयूज करें, ठीक है। या जैसे हम पेट्रोल डीजल जला रहे हैं, थोड़ा मोड़ा पेट्रोल डीजल जलाने से हवा में उड़ जाता है, पर एवरीबडी वांट्स टू यूज पेट्रोल एंड डीजल। उतना एक तो है ही नहीं उतना नीचे धरती पे। एंड हम आगे भौतिकवाद बुक में पढ़ेंगे कि जो काला पदार्थ है वो हीट को सोखता है, तो उसका नीचे जो प्रयोजन है धरती में, वो सूर्य की ऊष्मा को सोखने के लिए, तथा उसके कोर से जो गर्मी आ रही है, तो कोर ऑफ द अर्थ इज वेरी हॉट, वी नो दैट टुडे, मॉडर्न साइंस के कारण वो उसको पचाता है, हम उसको निकाल दें, तो वी आर हीटिंग अप द अर्थ फ्रॉम अंडरनीथ। हम जमीन को नीचे से गर्म कर रहे हैं, और हवा में भी गर्मी हो रही है क्योंकि इतना सारा फैल जा रहा है कि वही घूमता है, वो जाता ही नहीं। पुणे में अभी मैं पहली बार विंटर में देखा कि हेज था, पोल्यूशन था, जो ऊपर उड़ ही नहीं रहा है, तो मन करता है यहाँ से भाग जाऊं इस शहर से। पूरा विंटर 2 महीना पूना दिल्ली जैसी चीज होने लग गई, जो दिल्ली में होता है, पता नहीं दिल्ली से कोई सुन रहा है कि नहीं। एक्सट्रीम पोल्यूशन, बिकॉज द एयर इज कूलर, इट इज नॉट हॉट, वो हेवी हो जाता है, वो नीचे रहता है, वो हीट होने से मॉलिक्यूल माने स्पार्स होते हैं तो ऊपर उड़ता है। मेरे घर के पीछे पहाड़ है, मैं और मेरे नेबर, हम दोनों ऊपर जाते हैं तो सामने वाला पहाड़ दिखना बंद हो जाता है विंटर में 2 महीने, अभी दिखता है इस मौसम में। एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन इंडिया, स्पेशली एयर पोल्यूशन। एंड इसमें भारत की कोई हम बड़प्पन नहीं कर सकते, भारत दर्शन का देश है और इसमें समाज अच्छा है। सबसे गंदे पोल्यूटेड सिटी स्टॉक भारत में ही है, गाजियाबाद, फरीदाबाद, कानपुर, रायपुर, and some other, I think Gurgaon, and of course Delhi. SPM, suspended particulate matter, सबसे अधिक, because pollution is so high, मैंने production is so high, and यहाँ करप्शन का गढ़ है भारत, तो ये तो हम सभी को पता है। यहाँ का आदमी इतना करप्ट क्यों है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। करप्ट, कामचोर, इनसिंसियर एंड शॉर्ट विजन, ये 3 हमारे लक्षण है हमारे सिस्टम्स के। इफ यू सी, our administrators are lazy, they are not interested. When they do the planning, they are very short sighted. जब रोड इतनी चौड़ी हो सकती है, इतना छोटा बनाएंगे, वो 10 साल में जैम हो जाएगा। और तीसरा, काम ही नहीं करेगा, पैसा वो खा लेगा, भयंकर करप्शन। मद्रास का रेलवे स्टेशन 120 वर्ष पुराना है, ब्रिटिश का डिजाइन किया, आज का ट्रैफिक लेता है। जो चेन्नई सेंट्रल स्टेशन एरिया आप गए होंगे, इट इज डिजाइन्ड बाय द ब्रिटिश 110 years ago. It is taking today's vehicular load. वहाँ का माउंट रोड इज कॉल्ड 100 feet road. So 150 years old. हमारे घर के सामने पूना का बाईपास बना, मैं जब छोटा था, मेरे बड़े होते होते वो चौक हो गया पूरा, उसमें भी जैम लगती है। तो विजन नहीं है। तो भारत की एक विशेष प्रॉब्लम है ये पोल्यूशन, ये हमको स्वीकारना पड़ेगा। विश्व का तो प्रॉब्लम है ही, बट इसमें वी कैन नॉट पॉइंट फिंगर्स आउटसाइड। हमारे यहाँ रूल्स को हम ब्रेक करते हैं, है ना, तो पोल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम। पर्सनल बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, सोचना पड़ेगा। तो यू कैन, इफ यू कैन अफोर्ड इट, बाय इलेक्ट्रिक 2-wheeler, बट दैट हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स। वो बोलते हैं कि उसमें जो लिथियम बैटरी यूज करती है, उसको लिए मंगोलिया की बैंड बज रही है। इफ यू रीड अपॉन लिथियम माइनिंग, मंगोलिया की जो कैपिटल है, इट इज अ प्लेस कॉल्ड उलान बटार।
द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। बेचारे वहां कुछ नहीं था, पूरी दुनिया को लिथियम चाहिए था इलेक्ट्रिक कार के लिए, टेस्ला को भी, ओला को भी, सबको भी वो लिथियम वहीं से मिलता है। तो ह्यूमंस के सिस्टम्स के जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आर नॉट इजी टू कम बाय। जो थियोरेटिकल हमारी स्वीकृति है दैट इज वेरी इजी, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ये हमको स्वीकारना है। फिर उसके अनुरूप टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। केवल खेती करने से ठीक नहीं होगा मामला, टेक्नोलॉजी पर भी काम करना ही होगा। अदर प्रॉब्लम इज रिसोर्स डिप्लीशन एंड अक्षरण। इसका बहुत सिंपल डेफिनेशन है, वस्तु जिस गति से प्रकृति में पैदा हो रही है उससे अधिक गति में हम उपयोग कर ले रहे हैं। जैसे कोयला मिलियंस ऑफ ईयर्स में बना, हम जिस गति से कोयला निकाल रहे खत्म हो जाएगा, है ना। या फ्रेश वाटर रिप्लेनिश हो रहा है ग्राउंड में, हम जितने स्पीड से ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं उतने स्पीड से वो रिप्लेनिश ही नहीं हो रहा। आज कोई आया था बता रहे थे बैंगलोर में पानी खत्म हो गया, पूना में अभी ग्राउंड वाटर अभी बचा है। तो इंडिया में एक बड़ा वो है, जो हमारे बच्चे अभी छोटे, सोचना पड़ेगा कि 30-40 वर्ष बाद इन शहरों में वो कैसे रहेंगे, पानी रहेगा कि नहीं, और कितनी देर ट्रैफिक में फंसे रहेंगे दिन में। जब मैं पुणे सिटी का आज का हालत देखता हूँ, मेरा कोई भी इच्छा नहीं होता है कि मेरी बेटी बड़ी होकर यहीं रहे। उसका उत्तर क्या मैं नहीं जानता आज, बट इंडियन सिटीज आर वेरी क्रूशियल, बहुत ही क्राइसिस बिकॉज ऑफ पुअर प्लानिंग, very rapid urbanization, rapid consumption, and massive explosion in population. All three problems at the same time. And poor quality checks, environmental control. एक ये है। तो resource depletion is a problem. पानी, कोयला, पेड़, है ना, हमको फर्नीचर चाहिए। जिस रेट से पेड़ बढ़ रहा है उससे 5 गुना, 10 गुना, 1000 गुना रेट से यदि हम काटेंगे तो नहीं मिलेगा। तो ये सारी सोचने की चीजें हैं। अभी जैसे पेपर है तो लोग बैम्बू से पेपर बना ले रहे हैं, बैम्बू से, क्योंकि इट्स अ फास्ट गोइंग ग्रास, ग्रोज इजीली, वेरी रोबस्ट, तो बैम्बू का फर्नीचर ये सब आने लग गया है ना। दूसरा है कि ओवर प्रोडक्शन इज अ प्रॉब्लम। जैसे कपड़ा, आप किसी भी भारतीय सिटी या छोटे टाउन में कहीं भी घूमने जाओ, वो रोड पे कपड़े का दुकान, खाने का दुकान, कपड़े का दुकान, खाने का दुकान, इतना कपड़ा। और उसको हमने समृद्धि वाले चर्चा में शरीर की आवश्यकता, जीवन या मानसिक आवश्यकता में हमने थोड़ा सा डील किया कि कितने की आवश्यकता है। वैसे ही गाड़ी, सुविधा, इसका उत्पादन यदि आज के दिन देखें तो आवश्यकता से कई गुना अधिक है, खरीदने के लिए आदमी नहीं है। तो ये थियोरेटिकल प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकली यदि देखेंगे तो देयर आर सो मेनी माउथ्स टू फीड कि यदि आप कपड़ा नहीं खरीदेंगे, कपड़ा बनाने वाले का घर नहीं चलेगा। So it's a social issue, it's a problem of economics. But issue ये है, and of course loss of species, एक बड़ा क्राइसिस है ना। एक बड़ा प्रॉब्लम है बीज परंपरा का खत्म होना। जैसे बोलते हैं कि भारत से देशी जो सूरजमुखी है, सनफ्लावर का बीज लगभग खत्म हो गया है, वेरी हार्ड टू फाइंड। समबडी आई नो ट्राइड टू सोर्स इट, उनको कहीं मिल ही नहीं रहा था भारत में। वैसे ही देशी कपास, कॉटन का बीज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। ऑफ कोर्स इनकी प्रोडक्शन कम थी इसीलिए इनको बचाया नहीं गया, बट वैसे ही देशी धान का बीज लोग बताते हैं 6000 वैरायटी था धान का भारत में, अभी मुश्किल से 100-150 मिलता है। लोग राइस बैंक बनाते हैं और ये सब चर्चाएं हैं, आप सुने होंगे, आप पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। बट बीज का ही परंपरा बनता है, जो बीज नहीं है उसका परंपरा नहीं बनता। इसीलिए अगली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक जो ऐश्वर्य है ये हम छोड़ के नहीं जा पा रहे। So there may be no tigers left in the wild because somebody in China wants to make a medicine out of it, या यहाँ पर कोई हंट करना चाहता है, उसको बेच के पैसा कमाना चाहता है, तो फिर जू में ही दिखेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। आई विल नॉट गेट इनटू डिटेल क्योंकि ये सब बहुत प्रचलन में भी चर्चा में आ गई है ना, न्यूज में आ जाता है, इधर देख आता है। दर्शन की दृष्टि से हम यदि देखेंगे तो ये समझ में आता है कि मनुष्य की मानसिकता या समझ, कुल जो अपना फोकस एरिया है, ये समझ से ठीक होगा। तो मेरे पास यदि फैक्ट्री है और मेरे समझ में यदि कोई बात आ जाती है तो मैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को बदल सकता हूँ। हमारे वर्कर के साथ न्याय, और कितने, ठीक है, पूरा दर्शन में जैसे लिखा है वैसे न्याय भले ही ना हो, परंतु उसमें कम से कम हम कैसे प्रगति करें,
तो ये लास्ट में एक लाइन लिखा है कि सुविधा और बैंक बैलेंस ये उत्पादन का स्रोत नहीं है। हमने घर और 4 कुर्सी और है ना 2 करोड़ रुपए के शेयर छोड़ गए बच्चे के लिए, ये कोई संपत्ति नहीं है। ये तो उसको बचा के रखेगा, उसका जान बचाएगा, बट इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ उत्पादन, नहीं तृप्ति का सोर्स है। बैंक बैलेंस से तृप्ति नहीं होती, है 100% ट्रूथ है। सुरक्षा का भाव हो सकता है, तृप्ति नहीं होती। तो जब उत्पादन करके जो एक भी मूंगफली निकलता है उसको देख के जो मजा आता है वो बैंक बैलेंस से नहीं आता है। या हमने हाथ से कुछ बनाया उसका जो सुख है वो बैंक बैलेंस से नहीं है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब अध्ययन वगैरह में जाएंगे। तो समस्याओं का कारण यदि देखेंगे, वी हैव ओवर 15 मिनट्स। नंबर 1 शरण, एक तो आवश्यकताओं को नहीं पहचानना, है ना। तो शरण क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लाभ की दृष्टि से, लाभ उन्माद से, तो हमारी आवश्यकताएं, जीवन की जो अक्षय आवश्यकता है, निरंतर आवश्यकताएं हैं, ये हम सीमित भौतिक रासायनिक वस्तु से पूरा करने जा रहे हैं। सिंपल मैथमेटिक्स है ये। एक तरफ इंफिनिटी है, दूसरी तरफ लिमिटेड ऑब्जेक्ट है, तो पूरा हो ही नहीं सकता। इसको लोगों ने पहले भी पहचाना है। लोग बोल कर गए, देयर इज इनफ ऑन द अर्थ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट एवरीवन्स ग्रीड। वो ग्रीड किधर है? वृत्ति की क्रिया में, या हमारे अंदर वृत्ति की क्रिया में। तो हमारे अंदर वो ग्रीड को हम कैसे देख पाए, है ना, समाज में उसको कैसे देख पाए, शिक्षा में ग्रीड से, लाभ से एक बच्चा 15 साल में कैसे उभर पाए, ये शिक्षा का लक्ष्य बनेगा। एक शिक्षा का लक्ष्य बनेगा कि प्रिय हित लाभ की जगह न्याय धर्म सत्य के पक्ष में एक लड़का हो जाए। जागृति हो न हो एक अलग मुद्दा है, बट लेटिमेटली स्टार्ट डिजाइनिंग दीज थिंग्स, ये एक बड़ा चीज शिक्षा। दूसरा प्रदूषण, है ना। प्रदूषण इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम किस रेट से प्रकृति चीजों को वापस ले सकती है इसको नहीं पहचान पाए, क्योंकि वी आर ब्लाइंडेड। एंड इसका एक अच्छा एग्जांपल ये है कि जैसे एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर, एंड दिस इज अ कॉमनली कोटेड एग्जांपल, लोगों को पता भी है ये, अमेरिका एंड रशिया मिलके दे प्लेड अ नंबर्स गेम कि किसके पास अधिक न्यूक्लियर वेपन है। एंड मच मेनी इयर्स लेटर जब उसको डिफ्यूज करने की बात आई, वेपन्स ट्रीटी साइन की गई और बहुत सारे वॉरहेड्स को डिस्ट्रॉय किया गया, आई थिंक अमेरिका डिस्ट्रॉयड सम 2500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, दे फाउंड दैट दे हैड ओवर प्रोड्यूस 4 टाइम्स। मतलब 1/4 में पूरा धरती खत्म हो जाता और उसका 4 गुना करके बैठे थे। मतलब वो यूज करने की जगह ही नहीं थी धरती पे। तो प्रोडक्शन फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्शन हो गया था, इवन समथिंग लाइक न्यूक्लियर वेपन्स डन बाय वेरी स्मार्ट पीपल। इससे हमको ये समझ में आता है कि जीवन काम कैसे करता है। इंटेलिजेंस डज नॉट मीन विजडम, है ना, विवेक नहीं है इंटेलिजेंस। तो ये वाली चीज हमको यहाँ पर हम समझ सकते हैं, है ना। और गरीबी में यदि देखेंगे तो मानव का संबंध नहीं देख पाना, ये इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम जो है गरीबी। हम संचय करके देखते हैं, देना नहीं चाहते हैं। अभी भी वो सब स्टैटिस्टिक्स मिल जाता है, टॉप 10 या 25% ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, उनके पास जो नोशनल वेल्थ है इट इज इक्वल टू द बॉटम 25% ऑफ द कंट्रीज कंबाइंड। 25 आदमी के पास 25% ऑफ द कंट्रीज या 25 कंट्रीज से अधिक वेल्थ है इन डॉलर टर्म्स। दैट डजंट मेक सेंस, है ना। इसका मतलब है कि वेल्थ का ओनरशिप एक मानसिक साइकोलॉजिकल चीज हो गया, रादर देन अ भौतिक वस्तु, जहां से पैसे का शुरुआत भौतिक वस्तु के कन्वर्जन फैक्टर के रूप में शुरू हुआ। एंड नाउ मनी एक साइकोलॉजिकल मैंने वस्तु बन गया है, which has become an object of desire। और अभी के पैसे से कम कोई इनहेरेंट वैल्यू, अभी बोलते हैं कि उसमें इनहेरेंट वैल्यू है मनी में। अभी एक बिटकॉइन आ गया, वो क्या है भगवान जाने, किसी को नहीं समझ में आता है। आज पेपर में आया कि उसका कुछ आधा हो गया कीमत, वो नहीं समझ में आता क्या है, क्योंकि किसी वस्तु को पैदा करने से आपने पैसा कमाया, ये मान्यता है। आज भी जो हमको तनख्वाह मिलती है, पैसा मिलता है, इसका मतलब हमने या तो कोई वस्तु पैदा किया या हमने कोई सेवा दी। इट हैज टू बी इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड भौतिक या ह्यूमन एंड ह्यूमन। जैसे एक आदमी बस चलाता है, वो एक वैध व्यवसाय है, क्योंकि इज गिविंग हिज टाइम एंड स्किल, उसके बदले में उनको पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है ना। फिर उस पैसे से वो भौतिक वस्तुओं को खरीद सकता है। तो भौतिक वस्तु या भौतिक सेवा से पैसा, पैसा से पुनः भौतिक सेवा, ये आगे हम विनिमय कोष में और थोड़ा सा देखेंगे। ठीक,
तो ये कुछ मोटी मोटी चीजें हैं, यदि कोई इस पर नहीं सोचा हो या सोचा हो तो दर्शन के फ्रेमवर्क में उसको समीक्षित करने का है। तो यदि हम देखेंगे तो जो भी हमको उत्पादन करना है, एक तो आवश्यकता के अनुसार, परिवार की आवश्यकता और समाज के लिए उपयोगी चीजें कैसी है, क्या आवश्यकता करना, कितना करना, आवश्यकता के अनुसार क्या है जो मनुष्य के शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन और न्याय, मतलब न्याय के लिए उपयोगी। जो अन्याय और अस्वस्थता के लिए है उसको हम उत्पादन नहीं करेंगे। सो मैगी नूडल्स इज आउट, है ना, इट हैज हाइड्रोजनेटेड फैट। मेरी बेटी खाती है मैगी, वो खाने देना पड़ता है, कैसे रोके, नहीं तो उसमें अभाव हो जाएगा, तो नियम बना दिया साल में 1 बार मैगी या 2 बार मैगी, है ना, उतना शरीर पचा लेता है। बट घर में उसको एंट्री अलाउड नहीं है मैगी। हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट है, प्री प्रोसेस्ड, हेवीली प्रोसेस्ड, कोई न्यूट्रिशन, उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू पता नहीं लिखे नीचे, कार्बोहाइड्रेट्स और पता नहीं क्या कुछ फैट। इट्स इंटरेस्टिंग, मैगी is a Chinese dish produced by a Swiss company with Indian मसाला। हम लोग खा रहे हैं उसको, नेस्ले है, नूडल्स चाइना का है, मसाला देशी है, गरम मसाला। तो ये ग्लोबलाइजेशन है ना, आगे बढ़ता है ये सब अलग। तो अच्छा, वी हैव अबाउट 10 मिनट्स। फिर हम और एक सिस्टम पर पहुंचे, इसका नाम है विनिमय कोष। इसका सिंपल मतलब है स्टोरेज एंड बैंकिंग। बैंक का मतलब ही है जो संचय करके रखता है। सो यू हैव गोडाउन्स व्हिच आर स्टोरेज, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गोडाउन होता है, तथा जो नोशनल वैल्यू है गोडाउन में गुड्स को, उसको हम बैंक करते हैं। थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ से शुरू होता है ना। सो हाउ डिड एक्सचेंज स्टार्ट? इकोनॉमिक्स शुरू कैसा हुआ मानव के लिए? मैंने बहुत सारी मूंगफली उगाई, टमाटर भी उगाए, प्याज भी उगाया, मैं इतना खा नहीं सकता, तो मैंने उसको सुरक्षित कर लिया। आपको देना है मुझे, तो मुझे बोरा बोरा मूंगफली लेकर जाना पड़ेगा आपके साथ। तो मैंने क्या कर ली, मूंगफली रख ली और उसको मैंने एक नोशनल वैल्यू में परिवर्तित कर दिया, किसी बैंक में देकर, कहीं किसी आदमी को दे दिया। तो बदले में मेरे को मिर्च चाहिए था, मिर्च उसके पास नहीं है, तो मैंने उससे मूंगफली के इक्विवेलेंट कुछ एक टोकन ले लिया, जिसको कॉइन बोला हमने। फिर इन कॉइन्स को हमने किसी और को दिया और उसके बदले में मैंने मिर्च ले ली। ये पैसे का फंडामेंटल यहाँ से शुरू हुआ, है ना। अभी इसको हम खो चुके हैं, ये कहाँ गया पता ही नहीं। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज सो कॉम्प्लिकेटेड, वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। सो इवन इकोनॉमिक्स डोंट नो। अभी जैसे रिसेशन की बात चल रही है भारत में, नोबडी नोज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द लेंडिंग रेट, इससे इन्फ्लेशन काबू होगा, तो मार्केट्स गिर गए, स्टॉक मार्केट, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, है ना। तो लोग फ्यूचर के रेट पे आज के दिन बेटिंग करते हैं, तो इट हैज बिकम अ बेटिंग गेम। साइकोलॉजी हो गया पैसा फ्रॉम अ मीन्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो विनिमय कोष में यदि देखेंगे, विनिमय का मतलब क्या हो गया? आवश्यकता पूर्ति के बाद उत्पादित वस्तुओं का आदान प्रदान। क्यों? परस्पर पूरकता के अर्थ में, लाभ कमाने के अर्थ में नहीं। तो दूसरे मानव के साथ, बिकॉज रिमेंबर ये सब किसी समझ पर आधारित है, नहीं तो ये आपको आइडियलिस्टिक लगेगा, है भी आइडियलिस्टिक, ये फ्यूचरिस्टिक लगेगा। तो मेरे में एक स्वीकृति या समझ के साथ मैं जब उत्पादन करता हूं, उसके बाद फिर आपके परिवार का वो उपयोग हो जाए, तो इन अ वेरी सिंपल बार्टर सिस्टम मैंने मूंगफली और प्याज को आदान प्रदान कर लिया। इन अ स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए दर्शन में, उसका नाम है श्रम मूल्य। जैसे आज पैसा एक मूल्य हो गया है। You can also think of money as points, 1 point, 500 points आप दे रहे हैं किसी को, तो आपको 500 points की इक्विवेलेंट की वस्तु मिलती है। आज के दिन तो पैसा दिखना बंद भी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ही होता। पुणे में आई थिंक इवन स्मॉल ट्रेडर्स में लगभग हाफ द ट्रांजैक्शन इज इलेक्ट्रॉनिक, वो दिखता ही नहीं है। व्हेन यू स्कैन एंड पे और यू गिव योर कार्ड, you don't, it's notional. Somewhere in your bank, some impression, some change happened. So there is no transaction of money. It was never printed. या वो प्रिंट हुआ है, कहीं घूम रहा है, हार्ड टू अंडरस्टैंड। गवर्नर को ही पूछना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। जितना करेंसी सर्कुलेशन में है, क्या जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है उसके अनुपात में है कि नहीं? इट्स अ क्वेश्चन फॉर इकोनॉमिक्स, उसको छोड़ देते हैं। बट ये विनिमय कोष
आवश्यकता पूर्ति के बाद उत्पादित वस्तुओं का संचय। तो मैं उसको संचित करके रख लूंगा, संग्रहित करके रख लूंगा। अगेन स्टोरेज विनिमय में परस्पर पूरकता के अर्थ में है, दूसरे परिवार को देने के अर्थ में, नॉट फॉर। अभी लोग क्या करते हैं, होर्डिंग बोलते हैं उसको, ट्रेडर्स। प्याज का जब रेट नीचे गिर जाता है तो बहुत सारा रख लेते हैं, जब बढ़ जाता है तो बेचेंगे। वो तो फिर भी ठीक है कि आपने स्टोर किया। कई जगह जानबूझकर प्याज के रेट्स को जैकअप किया जाता है व्यापारियों द्वारा। कैसे करते हैं, वो कार्टेल होता है इनका, वो कार्टेलाइजेशन होता है। तो भीड़ जमा के मार्केट से प्याज को गायब कर देंगे तो रेट बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगी, फिर हाई रेट में उनको बेचने मिलता है। सो कॉमन टेक्निक एम्प्लॉयड अभी के कोष और विनिमय सिस्टम में। अभी हमारे स्टोरेजेस आर बिग, गोडाउन्स गवर्नमेंट के एंड प्राइवेट गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज इत्यादि, भोजन के, कपड़ा वपड़ा का बड़ा स्टोरेज होता है। बैंकिंग सिस्टम ऑफ कोर्स अलग है। अभी विनिमय का सिस्टम बैंकिंग सिस्टम के थ्रू है और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू गवर्न है। तो आज के दिन इसमें सिस्टम में देखेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, लाभ उन्माद। क्यों? क्योंकि जीवन की आवश्यकता निरंतर है और उसको हम वस्तुओं से भरने की आवश्यकता प्रयत्न करते हैं, और वस्तु मिलेगा पैसे से, है ना। तो पैसे से हम फिर भय को भी दूर करने का प्रयत्न करते हैं, वो होता नहीं। थोड़े हद तक सुरक्षित महसूस हो सकते हैं, बट एंजाइटी दूर नहीं होता बाय हैविंग मनी। ये पक्की बात है, ये मेरे द्वारा देखा हुआ बात है, आपने भी देखा होगा। पैसा होने मात्र से एंजाइटी चले गया, ये नहीं होता है, बना ही रहता है, क्या होगा पता नहीं। और आजकल तो वो पेपर आपको जिन्हें भी नहीं था, पेपर खोलो, सेंसेक्स टैंक्स, यदि आपका पैसा वो सेंसेक्स में आप गया, आपका रात का नींद गया क्योंकि 12 लाख रुपए आपके आज उड़ गए, 50 लाख रुपए उड़ गया। तो ये चीज है ना। तो अभी के सिस्टम स्पेशली विनिमय वाला तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो इसमें एक चर्चा है जो हमको करना चाहिए मूल्य और कीमत की, बट वी ओनली हैव 5 मिनट्स, तो उसको मैं प्रारंभ नहीं करूंगा, इसको हम नेक्स्ट सैटरडे करेंगे। इसको इसी क्रम में हम पूरा करेंगे क्योंकि ये कुछ व्यवहारिक बातें हैं जो आज के सिनेरियो से जोड़ के हम बात करेंगे। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा, इसके तुरंत बाद हम दर्शन के पुस्तकों के पठन में जाएंगे, तो उसमें चर्चा फिर थ्योरेटिकल हो जाएगी। दर्शन में जो अवधारणाएं दिए हैं या परिभाषा दिए हैं उनको समझ के करने का हम प्रयत्न करेंगे। हमारे लिए अच्छी बात यह है क्योंकि हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट एंड डेट नहीं है, हम इसको अपने गति के अनुसार ले सकते हैं। वी कैन स्पेंड एज मच टाइम डिस्कसिंग एनी टॉपिक एज नीडेड। ये बैंकिंग सिस्टम, तो आज के दिन इफ यू आर अ बैंकर, आप बेसिकली इसमें हो। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप इसमें हो, बैंकिंग सिस्टम में। और कुछ लोग स्टोरेज में काम करते हैं, अभी तो डेटा स्टोरेज हो गया, कुछ लोग डेटा स्टोरेज में काम करते होंगे। जैसे ये यूट्यूब में जाएगा ये वीडियो, वो डेटा ही स्टोर हो रहा है। बताते यूट्यूब में वीडियो का इतना ये भी सोचना पड़ेगा, यूट्यूब भी सोचना पड़ेगा। देखिए किसी का बर्थडे हुआ, उसने यूट्यूब पे वीडियो डाल दी, वो फिर कब खोल के देखा भगवान जाने, उसके लिए एक सर्वर फार्म बना हुआ है, वो इतना गर्म हो गया और उसकी कूलिंग की आवश्यकता इतनी बड़ी हो गई कि गूगल ने अभी अंडर वाटर सर्वर फार्म बना ली ताकि कूलिंग की मैंने एक्सपेंस कम हो जाए। कुछ तो लिखा था इंटरनेट मतलब स्टोरेज के लिए विश्व में जितना, या बिटकॉइन और ये सब को मेंटेन करने के लिए जितना एनर्जी इज इक्वल टू सम 3 और 4% ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी यूटिलाइजेशन। वर्ल्ड वी लिव इन इज नॉट सिंपल, है ना। जो हमारा कंजम्पशन का और ट्रेडिंग का जो वर्ल्ड, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। हमारा साइकोलॉजिकल वर्ल्ड इज आल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स। हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी एंजाइटीज, हमारी फियर्स, हमारे प्रोडक्शन सिस्टम्स, हमारा एक्सचेंज सिस्टम्स, ट्रेडिंग सिस्टम्स, हाईली कॉम्प्लेक्स। विनिमय कोष इज अ बैंकिंग एंड स्टोरेज सिस्टम। तो इस पर हम और थोड़ा चर्चा आई थिंक विल स्टार्ट ऑन सैटरडे, बिकॉज ये पूरे में अपने टॉपिक है उपयोगिता एंड मैंने उपभोग मूल्य तथा उपयोगिता मूल्य या उपयोगिता मूल्य एंड कीमत, which is an important discussion। तो इसको हम नेक्स्ट सैटरडे करेंगे, ठीक है ना। एंड इन मिडवीक यदि किसी का कोई क्वेरी है बेस्ड ऑन जो हमने आज चर्चा किया, प्लीज फील फ्री, आप उस ग्रुप में, आप टेक्स्ट में आप क्वेरी डाल सकते हो, उसको मैं
मैं कर दूंगा। मैं आपको ये भी कहना चाह रहा था कि ये परिचय शिविर का क्रम केवल मैं ही ले रहा हूँ, बिकॉज एक ही व्यक्ति लेने से इसकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। जैसे हम आगे अध्ययन वाले में जाएंगे तो हमारे ग्रुप से और 3-4 लोग आवश्यकता अनुसार उसको अलग अलग पुस्तकों या अलग अलग टॉपिक्स को लेते जाएंगे, ठीक है ना। पुस्तक पढ़ने का क्रम विल बी डिफरेंट, ग्राह्यता के अनुसार हम इसको करेंगे। वी विल, मतलब उसको हम अनाउंस करेंगे थोड़े दिनों में। ठीक, रोक ले हम लोग, नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं। आज भैया बहुत बढ़िया था सेशन, अच्छा लगा जी, ठीक ठीक है भैया सर। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू। थैंक यू भैया, भैया। थैंक यू भैया, नमस्ते। बाय। आप लोग भी बने रहे इसके लिए थैंक यू।